ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर वी स्टार्ट की सोशियोलॉजी का यूपीएससी में क्या रेलेवेंस है, क्या कितना इंपॉर्टेंस है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करने के पहले डिस्कस कर लेते हैं कि सोशियोलॉजी होता क्या है। हाउ डू यू डिफाइन सोशियोलॉजी? दिवेश, डेफिनेशन इन द सेंस व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, मतलब मैं बुकिश डेफिनेशन नहीं पूछ रहा, जस्ट आस्किंग कि सोशियोलॉजी से आप क्या समझते हो। हम्म, और हम्म, और स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, और स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर, पॉलिटिकल इकोनॉमिक जनरल सोसाइटी में। हाँ, और पीछे Socio means society and logy means study of the society. हाँ, हाँ, Socio means the society which and logy means to study. So studying about the how the society was and how it's going to be. ठीक है, पीछे लास्ट में, सबसे लास्ट में आप खुशबू, रोज, हाँ सॉरी, यश, रोज, वही। What are the factors of emerging the society? Which is contributing to emerging of society? How the society takes decisions in a particular situation? हम्म, ये सारे सब्जेक्ट हमने सुने, है ना? ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट में इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया। क्या इनमें से कोई सब्जेक्ट है जो सोसाइटी की स्टडी नहीं करता? एंथ्रोपोलॉजी सोसाइटी की स्टडी नहीं करता, किसने बोला? हाँ मैं बताता हूँ, जिन लोगों को आइडिया है थोड़ा बहुत भी, क्या उनमें से कोई ऐसा बोलता है कि इनमें से कोई सब्जेक्ट है जो सोसाइटी को स्टडी नहीं करता? नहीं। Then what is the difference between your definition and this definition? All of them are studying society in some way. Even economics is studying the impact of religion on the economic system. जैसे मान लीजिए हिंदू ग्रोथ रेट आपने सुना होगा, अगर कभी आपने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा हो तो आपने सुना होगा इंडिया 1960 से 1980 तक हिंदू ग्रोथ रेट से ग्रो हुई थी। हिंदू ग्रोथ रेट क्या होता है? अब हम तो सेक्युलर कंट्री है, हिंदू कंट्री तो है नहीं, लेकिन इंडिया में हिंदू मेजोरिटी पॉपुलेशन ज्यादा है। तो उस कंटेक्स में जो ग्रोथ रेट हमारा उस टाइम पे चल रहा था, दैट वाज समवेयर अराउंड 2 to 4%। तो 2 से 4% ग्रोथ रेट इंडिया जैसी कंट्री, ग्रोइंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री के लिए कोई अच्छा ग्रोथ रेट नहीं माना। जब तक आप 6% से नीचे बात कर रहे हो ना डेवलपिंग कंट्री के लिए, तब तक आप ग्रोथ रेट मान ही नहीं रहे हो कि वो डेवलपिंग कंट्री को कुछ डेवलप्ड स्टेटस में ले जा पाएगा। जिनके स्टेटस, जिनकी इकोनॉमी $1 ट्रिलियन, $5 ट्रिलियन, $10 ट्रिलियन इनसे ऊपर रहती है ना, उसके लिए 1%, 2% होना बहुत भारी होता है। क्योंकि 20 ट्रिलियन का 2% कितना होगा? 1% मान के चलिए आप, 1 लाख करोड़, उसका 2%, 2 लाख करोड़, कितना होगा? इतना ग्रो करने में मेहनत लगती है। ठीक है, लेकिन 10% का, जैसे एक बच्चे को 30 to 60% पे जाना बड़ा इजी है, थोड़ा सा ही ज्यादा लिखना है, तो टीचर को लगेगा हाँ थोड़ा आता है, आधे नंबर दे देगा। लेकिन 60% से 70% पे पहुंचना थोड़ा हार्ड हो जाएगा, 70 से 90 पे पहुंचना थोड़ा और हार्ड हो जाएगा, 90 से 99 पे पहुंचना और हार्ड हो जाएगा, और 99 से 100 में तो पसीने छूट जाएंगे, एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तब जाके आप 100% पे पहुंच पाओगे। तो जितनी कंट्री डेवलप्ड होती जाती है ना, उतना ही ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाता है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई लेट्स सी अ डेवलप्ड कंट्री ग्रोइंग विद अ रेट ऑफ ओवर 5%। आपको पेपर में आता है ना, चाइना 7% से ग्रो कर रहा है, 8% से ग्रो कर रहा है, इंडिया 7.5% से ग्रो कर रहा है। यूएस का कभी सुनते हो आप? यूएस इस साल 5% से ग्रो कर रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। $30 ट्रिलियन, $25 ट्रिलियन की इकोनॉमी लेके चल रहा है, उसका 5% इतना होगा कि पूरा प्लेनेट खरीद ले, इतनी इकोनॉमी ग्रोथ होती नहीं। तो उस कंटेक्स में इकोनॉमी सोसाइटी को पढ़ता तो है, लेकिन उनके वो डायमेंशन को पढ़ता है जो इकोनॉमिक्स या किसी इकोनॉमी की ग्रोथ या डेवलपमेंट से डील करती है, ये भी सोसाइटी को पढ़ रहा है। अभी रिसेंटली इसमें एक नया डोमेन ऐड हुआ है, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स लोगों के बिहेवियर को समझने की कोशिश करता है। जैसे जोमेटो क्या करता है,
जोमेटो आपके डाटा को कलेक्ट करके आपके बिहेवियर को समझने की कोशिश करता है कि न्यू ईयर पे क्या खाओगे, बोलो क्या मंगवाए आपके लिए, तो फिर उसके बाद वैसे ही वाला ऐड भेज देगा। आपके एरिया में सबसे ज्यादा बिरयानी चलती है तो आप बिरयानी खाओ, तो एक बड़ा अच्छा सा ऐड बना के देख दिया। न्यू ईयर पे हमारे साथ बिरयानी नहीं खाई तो क्या खाया, वैसा ऐड आ जाएगा। वो किस पे आ रहा है, इट इज अंडरस्टूड योर बिहेवियर। न्यू ईयर आता है और घर पे वाइफ आपकी बोल देती है आज खाना नहीं बनेगा, बिरयानी मंगाओ, तो बिरयानी का ऑर्डर आएगा। तो न्यू ईयर पे जोमेटो को पता है कि बिरयानी के ऑर्डर आएंगे, तो वो पहले से अपने जो पार्टनर है उनको बता के रख देगा कि भाई 100 किलो चावल मंगवा के रखना, आज इतने ऑर्डर आएंगे और तुमने पूरे नहीं किए, बेइज्जती हमारी होगी, नुकसान तुम्हारा होगा, दोनों का ही नुकसान होगा। तो इस कंटेक्स्ट में इट इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस, इट इज नॉट गोइंग बियॉन्ड दैट। फिर उसके बाद आता है दूसरा पॉलिटिकल साइंस। व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस डीलिंग विद? इट इज आल्सो डीलिंग विद सोसाइटी, इट इज आल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड सोसाइटी, बट इन कंटेक्स्ट ऑफ कौन किसको मार के क्या लेना चाहता है, किसको क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे मिल सकता है, ये सारी चीजें पॉलिटिकल साइंस में आती है। हाँ, controlling of the society, control of the society in any way, in monarchical form, in autocratic form, in religious form। उसको तुम कोई भी चीज दिखाओगे ना, वो बोलेगा हाँ इससे पावर गेन कर लेते हैं। जैसे पॉलिटिशियन का दिमाग चलता है ना, उसको आप बोलोगे आज अपन वहां खाना खाने चलते हैं, तो वो पहले ये सोचेगा वहां खाना खा के कितने वोट मिलेंगे। उसको आप पूछोगे ये वाले रेस्टोरेंट की रिबन काट दो, तो पहले ये सोचेगा हिंदू का है, मुसलमान का है कि क्रिश्चियन का है, और एक मुसलमान का है तो मुसलमान मुस्लिम कम्युनिटी का वोट कैसे मिल जाएगा रिबन काट के। वो ऐसे सोचेगा, हर चीज में उसको वही दिखेगा, पावर कैसे कैप्चर करना है, पावर कैसे कैप्चर करने के बाद मेंटेन कैसे करना है। कैप्चरिंग इज नॉट द ओनली थिंग विच इज इन द माइंड ऑफ अ पॉलिटिशियन। इनकम्बेंसी बोलते हैं ना, एक वर्ड सुना होगा आपने, इनकम्बेंसी। व्हाट इज इनकम्बेंसी? इन व्हाट इज एंटी इनकम्बेंसी? हाँ सर, एंटी इनकम्बेंसी। नहीं सर, आपका नाम? शालिनी। शालिनी, हाँ शालिनी, व्हाट इज एंटी इनकम्बेंसी? यश, हर्षका, हर्षिल, परीक्षा। एवरी ईयर, एवरी 5 ईयर जब इलेक्शन होते हैं ना, ये वर्ड सबसे ज्यादा आपको न्यूज़पेपर में मिले। शिका, इस कोचिंग में अगर कोई नया टीचर आ जाए सोशियोलॉजी का, सबसे ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर किसके ऊपर आ जाए? अरे मेरे ऊपर, मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी ना। वो आके एक अच्छा लेक्चर ले लेगा, फिर आप बोलोगे उसी से पढ़ना है। अब मैं क्या करूं, घर पे बैठूं, सोशियोलॉजी घर पे चलाऊं? तो एंटी इनकम्बेंसी मतलब एवरीवन गेट्स इनटू पावर हैज अ प्रेशर टू गेट आउट ऑफ द पावर। समवन इज पुटिंग अ प्रेशर ऑन हिम और हर टू गेट आउट ऑफ द पावर। तो जब कोई गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी जो होती है, उसके कंटेक्स में वर्ड हर इलेक्शन में आता है, 2 बार से ज्यादा अगर कोई गद्दी पे बैठ गया तो उसके ऊपर एक प्रेशर आ जाता है कि इसको निकाल देंगे, लोग बोर हो गए, आपने जिंदगी में हमारी कुछ बदलाव नहीं लाया। भले ही वो पार्टी क्लेम कर रही हो हमने बहुत किया आपके लिए, दिन रात रगड़े, दिन रात ये किया वो किया, इतने पैसे बाय इतने पैसे बाय, सब बोल ले। लेकिन तीसरी बार में ना, सब जनरली थर्ड इलेक्शन से अगर कोई रूलिंग पार्टी 2 बार इलेक्शन में बैठ गई, जीत गई, थर्ड टाइम उसके ऊपर एंटी इनकम्बेंसी का प्रेशर होता है। इफ पीपल फील वी डिडंट गॉट व्हाट वी एक्सपेक्टेड, सो इवन दो दैट गवर्नमेंट मे बी गिविंग अ गुड मैनिफेस्टो, वही मैनिफेस्टो वो 2014 में लाई थी, वही मैनिफेस्टो वो 2023 में लाएगी, लेकिन उस मैनिफेस्टो से अब आप खुश नहीं हो। अब आप दूसरा वाला अट्रैक्ट कर रहा है आपको मैनिफेस्टो, क्यों? क्योंकि उसने 10 साल पहले भी बोला था, इसको बहुत मौका दे दिया, अब मौका देना चाहिए किसी और को। तो भले ही वो काम कर रही है, दूसरा वाला बोल रहा है मैं ज्यादा अच्छा काम करूंगा, तो पब्लिक क्या बोलेगी? इसको मौका दे के देखते हैं। दिस इज कॉल्ड एज एंटी इनकम्बेंसी प्रेशर। और कोई कितना भी अच्छा काम करे, ये प्रेशर एक बियॉन्ड अ पॉइंट, किसी भी सोसाइटी में ये प्रेशर एक रूलिंग पार्टी के ऊपर आने लगता है। गद्दी कैसे बचाएं, और वो बचाने में पूरा फोकस चला जाता है रेदर देन विनिंग द इलेक्शन। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल साइंस स्टडी करता है सोसाइटी को, कि सोसाइटी में किसी को भी, किसी भी, अब पावर सिर्फ पॉलिटिशियन के लेवल पे नहीं चलती, आपकी फैमिली के लेवल पे भी चलती है। पापा को जिस दिन लगेगा रात को 2-2 बजे तक घूम रहा हो, हमारी कोई इज्जत ही नहीं है, पॉकेट मनी बंद, रिगेनिंग कंट्रोल ऑफ पावर। पापा को जिस दिन लगेगा ज्यादा घूम रहे हो, ठीक है, 70-80-100 की स्पीड पे उड़ने लगे हो आजकल गाड़ी से, पुणे का क्रैश करोगे, गाड़ी बंद, चाबी इधर। दिस इज रीगेनिंग ऑफ कंट्रोल ऑफ पावर। So this is also a distribution of power in the family.
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ऑल्सो अकर्स इन क्लासरूम। यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है, 90% मेरे हाथ में, 10% आपके हाथ में। वो 10% का कंट्रोल आप तभी कर सकते हो जब आप सारे यूनाइट हो जाओ। आज तो सर की नहीं चलने देंगे, सर छुट्टी चाहिए, अब नहीं पढ़ेंगे, जो करना है कर लो आप, मूड ही नहीं है हमारा पढ़ने का, बहुत थक गए सर। तो क्या करूंगा, आधे घंटे पढ़ाऊंगा, देखूंगा एक ऐसा हो रहा है, एक वैसा हो रहा है, एक उल्टा ही लेट गया है, एक मोबाइल चला रहा है। एट दैट टाइम आई विल रियलाइज क्यों रगड़ रहा हूँ। जाओ घर जाओ, एंजॉय करो, कल आ जाओ। यू गेन्ड योर पावर। तो 10% से वो 30% लेवल पे आ गया, एंड आई क्विट। लेकिन बाकी के रेस्ट ऑफ द डे आई कंट्रोल, आई 90%। 90% में 10% कहा जाता है, जब लंबा खींचने लगूंगा, सर छोड़ दो ना, पूरी जिंदगी यही गुजार दोगे क्या हमारी। तो आपने थोड़ा सा रीगेन करा 10%, एंड वो आपने जीत लिया। मैंने बोला ठीक है, इतना चलता है। तो वो 90-10 का रेशियो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन बना। एंड आई टाइम टू टाइम आई विल हैव टू ऑथराइज, कौशल सर करते हैं ना जैसे, जब आपके हाथ, जब उनके हाथ से आप छूटने लगते हो ना, तो एक सडनली एक दिन आता है जब वो आपको एक लंबी सी कहानी सुनाते हैं, तुमने ऐसा नहीं करा जिंदगी में, तुमने वैसा नहीं करा जिंदगी में, तुम क्या करोगे जिंदगी में, ये होता है ना। सो इट इज हिज वे ऑफ रिगेनिंग ऑफ कंट्रोल ऑफ पावर ओवर यू। इट इज हिज वे। हर किसी का वे अलग है। कोई चिल्ला के करेगा, कोई गुस्सा होके करेगा, कोई बोलेगा मैं पढ़ाना छोड़ रहा हूँ, नहीं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, ज्यादा लेक्चर देने की मेरी आदत नहीं है। इट इज हिज वे। फिर आप जाओगे मनाओगे, प्लीज सर मान जाओ ना, गलती हो गई। इट इज हिज वे ऑफ रिगेनिंग कंट्रोल ऑफ द पावर। तो फैमिली, क्लासरूम, स्कूल, टेम्पल, टेम्पल में मंदिर, फादर या फिर प्रीस्ट या फिर पंडित, घोर अनर्थ हो गया। अब मुझे ये वाला यज्ञ करना पड़ेगा, मैं ही करूंगा तभी भला होगा जिंदगी में। ठीक है, 10 बार मेरी बात मानो और मंदिर के चक्कर लगाओ, या पूरे शहर में नंगे पाँव घूमो, तब जाके कुछ होगा। तो it is his way of regaining control over power. Cannot lose his authority, otherwise his temple will become different or the mosque will become defunct. Anything. This is distribution of power. So in a couple, a male exert power over female. वो distribution of power अगर चला गया तो he fears कि female will gain control over her. ठीक है, तो ये पॉलिटिकल साइंस की स्टडी होगी। आता है फिर एंथ्रोपोलॉजी, ये भी स्टडी करता है सोसाइटी को, लेकिन कौन सी सोसाइटी? दिस स्टडीज ट्राइबल सोसाइटीज और प्रिमिटिव सोसाइटी। द स्टडी, द स्ट्रीम ऑफ सब्जेक्ट विच स्टडीज ट्राइबल सोसाइटीज और प्रिमिटिव सोसाइटीज। प्रिमिटिव, अब ये वैसे थोड़ा सा आउटडेट हो गया है। अब कंटेम्पोरेरी एंथ्रोपोलॉजी जो है वो प्रेजेंट सोसाइटी को भी पढ़ने लगा है थोड़ा थोड़ा, कि उसमें क्या ट्रेट मिलते हैं ऐसा। सो द थिंग विथ सोशोलॉजी, सबसे क्लोजेस्ट कोई सब्जेक्ट है सोशोलॉजी के तो एंथ्रोपोलॉजी है। डिफरेंस बस इतना है, ये पुरानी सोसाइटी को पढ़ता है, जो प्री फॉरेस्ट या फॉरेस्ट वाली जो सोसाइटी, ट्राइबल सोसाइटी है उनको, और ये आज की सोसाइटी को स्टडी करने की कोशिश करता है ज्यादा फोकस से। ठीक है, तो ये एंथ्रोपोलॉजी हो गई। एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी में इससे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस है फोकस का और तरीके का। तो ये जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं डिटेल में इनके डिफरेंस बताऊंगा कि इन दोनों की स्टडी के तरीकों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, देन आता है फिर हिस्ट्री। हिस्ट्री ऑल्सो स्टडी सोसाइटी, ये तो हमको पता ही है, लेकिन हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में। और हिस्ट्री और सोशियोलॉजी में एक ही डिफरेंस है, दो डिफरेंस है। एक तो ये कल पढ़ता है, ये आज पढ़ता है, ये भी कल पढ़ता है, लेकिन ये वो वाली सोसाइटी को पढ़ता है जो जीरो से स्टार्ट हुई थी मेनली, जिनके पास पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, नॉलेज, सोसाइटी की कनेक्टिविटी, नेटवर्किंग, ये सारी चीजें नहीं थी, एक दूसरे से लड़ना बढ़ना, मतलब बियॉन्ड द बॉर्डर जाते। जंगल में दूसरी ट्राइब है तो उससे तो लड़ाई होगी, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ गेनिंग मोर एंड मोर टेरिटरीज इन देयर ओन, इस तरह की कोई साम्राज्य की कहानी नहीं होती थी। हिस्ट्री में वो कहानी आ जाती थी कि आप किससे क्यों किस कारण से लड़ रहे हो। लेकिन इसमें और इसमें दो डिफरेंस है, एक ये कल पे ज्यादा फोकस है और वो आज पे ज्यादा फोकस है। दूसरा, ये हिस्ट्री जो है एनालिसिस नहीं करता। डू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड अकबर ने किसी पे कोई एनेक्सेशन क्यों किया या करने की कोशिश करी। इट जस्ट लिस्ट डाउन द रीजन कि ये कारण थे कि अकबर ने वहां पे जाके अटैक करा, पैसों की कमी हो गई थी, वहां जाके अटैक कर दिया। लेकिन उसका उसकी माइंड सेट से, उस सोसाइटी के रहन सहन से क्या रिलेशन था, कल्चर से क्या रिलेशन था, हाउ कल्चर कुड इन्वेड कल्चर, इससे कोई रिलेशन नहीं है एनालिसिस से, कि वाई वन पर्टिकुलर कल्चर वुड ट्राई टू इन्वेड अनदर कल्चर। आज सुबह की न्यूज़पेपर में न्यूज आई थी, अहमदाबाद के 600 स्कूल में गीता पढ़ाना कंपलसरी कर दिया।
है ना, ये न्यूज सबने पढ़ी। ये सारे सब्जेक्ट कोई भी होंगे ना, ये इसको अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ठीक है। और सोसाइटी जो जो नॉर्मल पॉलिटिकल साइंस पर्टिकुलरली वो होता है, वो उसको इस नजर से देखेगा कि इट इज अ कन्फ्लिक्ट ऑफ रिलीजन वर्सेस रिलीजन। ठीक है, रिलीजन वर्सेस रिलीजन मतलब पोलराइजेशन, कम्युनलिज्म जो चलता है, उस नजर से देखेगा। सोशियोलॉजी बिल्कुल अलग तरीके से देख, सोशियोलॉजी एक अकेला सब्जेक्ट है जहां पे आप क्लासरूम में ये डिस्कस करोगे ना कि एक रिलीजन दूसरे रिलीजन से क्यों लड़ रहा है, तो कोई बुरा नहीं मानेगा कि तुम हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इट ट्राइज टू अंडरस्टैंड द रिलेशन ऑफ वन कल्चर विद अनदर कल्चर। जैसे सोशियोलॉजी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ conflict ऑफ टू रिलीजन। देयर इज अ concept in sociology given by one author, it is clash of civilization। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन नाम का एक कंसेप्ट है। उस कंसेप्ट में ये बोलते हैं कि जब टेरिटरीली कनेक्टेड, जब आजू बाजू में बैठे हुए अगर दो कल्चर होते हैं, तो वो दो कल्चर दे टेंड टू डोमिनेट ईच अदर। Obviously, anyone will try to dominate and gain as much resources as possible। इकोनॉमिक्स बोलती है, सोशियोलॉजी ये समझने की कोशिश करती है या समझाने की कोशिश करती है कि अगर कोई एक कल्चर दूसरे कल्चर के इकोनॉमिक रिसोर्सेज लेना चाहता है, तो वो कैसे सोशल रिलेशंस को चेंज करके कैप्चर कर सकता है। जब हिंदू और मुस्लिम, जैसे हिटलर की जब कहानी हुई थी, तो हिटलर ने सबसे पहले अपनी कहानी कैसे शुरू करी थी? जब उसने शुरू करी थी ना कहानी, जूइश एंटी जूइश कहानी, तो कहानी ऐसे शुरू नहीं करी थी कि जूइश खराब होते हैं, जूइश की नाक छोटी होती है, जूइश की हाइट छोटी होती है, जूइश मोटे होते हैं, जूइश, यही बोलता था हिटलर, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, फिजिकली डिफॉर्म्ड होते हैं, सुपीरियर नहीं होते, इंफीरियर रेस होती है। ये कहानी तो बहुत बाद में आई थी। शुरुआत कैसे करी थी हिटलर ने? एनीवन? जूइश के अगेंस्ट में प्रोपेगेंडा कैसे स्टार्ट किया था? पावर में आने के लिए। पहले तो पावर में आना पड़ेगा ना, उसके बाद जो बोलेगा लोग मानेंगे। वो तो पावर में आने के लिए क्या बोला था ना? पता, किसी किसी भी बिलीफ को बिलीव बनाने के पहले ना, अगर आपको मास में अडॉप्ट कराना हो, तो लोगों को डराना पड़ता है। जैसे बीजेपी आई थी, बीजेपी ने डेवलपमेंट का बिलीफ बाद में दिलाया था। वो तो कांग्रेस भी बोलती थी हम देश का डेवलपमेंट करेंगे, तो उन्होंने बोला देखो इन्होंने करप्शन करा है, तो करप्शन करा है तो ये डेवलपमेंट को खराब करेंगे, तो अगर आप और करप्शन चाहते हो तो इनको पावर में लाओ। 2014 में पहले डर बनाया, फिर जब आपके दिमाग में डर बन गया कि हाँ यार करप्शन होगा तो हमारे तो पैसे डूब जाएंगे, हमारे पैसे हैं ना, टैक्स में जा रहे हैं, हमारे पैसे डूब जाएंगे, हमारे पैसे डूब जाएंगे तो डेवलपमेंट कैसे होगा? अब ये डर बन गया। डर बनाने के बाद फिर बिलीव बनाना शुरू करा, अरे हम है ना, तुम डरते क्यों हो, हम करेंगे डेवलपमेंट, हम विकास के लिए ही पैदा हुए थे, हम विकास के लिए ही जाएंगे और विकास के साथ ही मरेंगे। ये उन्होंने बोला। और वो टारगेट बदलता रहता है, पहले 2019 हुआ, 5 साल काम करवा के तो देखो पता चलेगा। फिर 5 साल में क्या होता है, 10 साल तो दो, फिर 10 साल होने के बाद 2047, 100 साल तो कंप्लीट होने दो। फिर 2047 के बाद 2070, 2070 मतलब जब हम नेट जीरो हो जाएंगे तो पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। थोड़ा तो और टाइम दो, उनको 60 दिए थे, हमको 60 दिए, अब 60 के बाद भी तो देखे देखो, अब तो समझ में आए। वो कहानी ऐसे बढ़ती जाएगी। तो पहले डर, फिर बिलीव। तो आपके घर में भी ऐसे ही होता है, जब आप मानते नहीं हो ना, बेटा कुछ पढ़ ले कुछ बन जाएगा, तो फिर डर दिया जाता है, नहीं पढ़ोगे तो ये होगा। अब डर आ गया, अच्छा तो डर आ गया तो अब करना क्या है ये बताओ? पढ़ ले। पहले सीधे बोला था पढ़ ले ये बन जाएगा, आपने नहीं सुना, क्या है, हो ही जाएगा कुछ ना कुछ। अब देख वो नहीं पढ़ा तो उसकी ये हालत है, अब नहीं पढ़ेगा तो ये हो जाएगा। पापा क्या करूं? पढ़ ले। अब समझ में आई बात? पहले डर, फिर बिलीव। ये कहानी चलती है मास लेवल पे। ठीक है, तो ये कहानी चलती है, ये समझने की कहानी सोशियोलॉजी करता है। समझने की कहानी। समझने का मतलब कंक्लूजन नहीं है। जरूरी नहीं है ना हर कोई डर के अंदर ही आईएएस क्लियर करे। कुछ का स्ट्रिक्ट डिटर्मिनेशन होता है मुझे बनना ही है आईएएस, लेकिन वो 1000 में से 5 ही मिलेंगे। बाकी 995 को डर है जॉब सिक्योरिटी का क्या होगा। मेरे पास तो ऑलरेडी जॉब है, लेकिन मुझे अच्छी जॉब चाहिए, मैं फ्रस्ट्रेट हूँ अपनी जॉब से, तो क्या करूंगा? डर है। 900 लोग, 950 लोग डर के बाद बिलीफ में आते हैं कि अच्छा ये कर दिया तो जॉब सिक्योरिटी आ जाएगी, इस प्रपंच से बाहर निकल जाऊंगा। ये सोशियोलॉजी समझने की कोशिश करती है कितने तरीके से लोग चल सकते हैं, कंक्लूजन नहीं निकलती।
इनमें से एक, दो, तीन, ये जो तीन सब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है। सब्जेक्टिव का मतलब इसमें कोई डेफिनेट कंक्लूजन नहीं होता। तो दुनिया का कोई भी माइका लाल अगर आपसे ये बोलता है ये इसलिए ऐसा हुआ, इज रॉन्ग। आपकी कहानी के पीछे बैकग्राउंड में चार कहानी चल रही होती जो खुद आपको नहीं पता होती, जिसके कारण से आपने कोई एक पर्टिकुलर एक्शन लिया होता है। जैसे मान लीजिए स्कूल में किसी ने आपको पढ़ते टाइम सिखाया कि 10-10 घंटे बैठ के पढ़ना चाहिए तभी क्लियर करोगे, आपका बिलीफ बन गया। अब आपके बिलीफ का आज तक इन्फ्लुएंस चल रहा है। आधे से ज्यादा लोग यूपीएससी की तैयारी इसलिए नहीं करते, उनको लगता है 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अरे हु सेड 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा? किसी किताब में लिखा है क्या? भगवान वेद में लिख के गए थे क्या किसी को यूपीएससी क्लियर करना है तो ये मंत्र का उच्चारण करके 10 घंटे बैठ के पढ़ना पड़ेगा? नहीं है ना। जो लोग जॉब के साथ भी क्लियर करते हैं ना, तो आर दे गेटिंग 10 आवर्स ऑफ टाइम? 10 घंटे तो उनके जॉब में जा रहे हैं, 4-5 घंटे पढ़ रहे हैं। सो योर बिलीफ प्लेज अ लॉट ऑफ रोल इन योर इन्फ्लुएंसिंग योर फ्यूचर लाइफ। आपके स्कूल में किसी टीचर ने कुछ कहा होगा जो आज तक आपके ऊपर इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर रहा है। एंड दैट इज व्हाट सोशियोलॉजी ट्राइज टू अंडरस्टैंड। हाउ मेनी टाइप ऑफ इन्फ्लुएंसेस कैन कैरी अपॉन यू विच कैन बेसिकली हेल्प यू डिसाइड। अब आपके डोमेन में ये आ सकता है कि सर ये तो साइकोलॉजी का डोमेन है। नहीं, साइकोलॉजी का है लेकिन ओनली अप टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। टीचर ने तो 100 बच्चों को बोला था कि बेटा ये करने से ये हो जाता है। 100 में से 10 ने बात नहीं मानी, उनकी जिंदगी कहीं और चली। 100 में से 10 ने कहीं और बात मानी, कुछ लिमिटेड एक्सटेंट तक बिलीव किया, उनकी कहानी कुछ और चली गई। बाकियों ने ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया, लेकिन अपने हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशन किया। जैसे जैसे बड़े होते गए, मेच्योरिटी आती गई, समझ में आता गया कि ये चीज ऐसे करेंगे तो ज्यादा अच्छे से सक्सेसफुल हो पाएगी। तो साइकोलॉजी वॉजन, अगर साइकोलॉजी का डोमेन होता तो सबकी साइकोलॉजी एक सी चलती। हर कोई टीचर की बात को एक सा ही मानता और एक सा ही फॉलो करता। तो देर इज समथिंग सोशियोलॉजी ऑल्सो। मतलब सोसाइटी में सराउंडिंग में जो लोग हैं वो भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। एक टीचर ने कुछ बिलीव बताया, आप क्लास के बाहर गए, क्लास के बाहर जाने के बाद आपका दोस्त मिला, उसने बोला अरे मैंने ऐसा करा था उससे कुछ हुआ नहीं। तब आपको थोड़ा समझ में आया। ऐसे कर मतलब टीचर ने जो बोला है वो बिल्कुल पत्थर की लकीर नहीं है। इट कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू अर नीड। टीचर ने ये सोच के बोला था कि आप 6 घंटे पढ़ सकते हो, लेकिन मेरे पास तो 4 ही घंटे होते हैं पढ़ने के लिए। देन आई हैव टू मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू समथिंग। तो आपने अपनी साइकोलॉजी को अपनी सोशल कंडीशन के हिसाब से शिफ्ट किया। सोशल कंडीशन मतलब आपके एम्प्लॉयमेंट के आवर्स कितने हैं, आपकी फैमिली कितना सपोर्ट करती है, आपके एम्प्लॉयमेंट में वर्क एनवायरनमेंट कैसा है। अगर बहुत प्रेशरस एनवायरनमेंट होगा तो भी आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा कई बार। तो उस कंटेक्स में आपकी सोशल सोसाइटी सोशल कंडीशन इज डिफाइनिंग हाउ यू आर गोइंग टू एक्ट साइकोलॉजिकली। हाउ यू आर गोइंग टू एक्ट साइकोलॉजिकली, आप आपके मेंटल स्टेट में क्या डेवलप करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको कोई बात बताई कि भाई 5 घंटे आपको बुक से ही पढ़ना पड़ेगा, ये मैंने आपको एक बिलीफ दिया। घर जाके आपने बोला, टॉपर का वीडियो देखा, टॉपर ने बोला मैंने तो नोट्स पढ़ा है तो मेरा काम हो गया। नाउ यू काउंटर्ड मी कि भाई सर मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। ठीक है, तो यू डेविएटेड फ्रॉम इट, क्योंकि सोशल कंडीशंस प्रोवाइडेड यू विद समथिंग एल्स आल्सो व्हिच यू बेसिकली अंडरस्टूड इन योर साइकोलॉजी एंड accordingly shaped your behavior. Psychology is something which comes from inside. Sociology is something which comes from outside. जो आपकी खुद से माइंड से कुछ निकल के आए ना, वो साइकोलॉजी है। और जो बाहर से आए, जैसे दुनिया में 100 लोग सुसाइड करते हैं तो 100 में से 100 अपने मन से सुसाइड नहीं करते, बाहर से कुछ प्रेशर है उसके लिए सुसाइड कर रहे हैं। ठीक है। डरकीम नाम का एक सोशियोलॉजिस्ट है, एमील डरकीम, जो आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ है। तो एमील डरकीम जो है ये बोलता है कि आप सुसाइड इज नॉट अ साइकोलॉजिकल फेनोमेनन। एमील डरकीम 1900 में आया था। उसके पहले ये माना जाता था कि सुसाइड इज अ साइकोलॉजिकल फेनोमेनन। उसके आने के बाद उसकी स्टडी ने, उसके एनालिसिस ने ये बताया चार कंडीशन है जिन कंडीशन में लोगों के सुसाइड बढ़ते या कम होते हैं। और वो चार कंडीशन सोशल कंडीशन, सराउंडिंग की कंडीशन है, जो ये बताती हैं कि क्या हो रहा है। डोर ओपन है क्या? इस वीडियो पर बाहर किसी को आवाज इसकी आ इसकी आ रही रही है। ऋतिक, इसको थोड़ा ऊपर कर दो।
अगर वो अब नहीं रहेगा। ओके, ठीक ठीक है। तो ये कहानी समझ में आई। अब सोशियोलॉजी क्या है सब डिस्कस कर लिया, लेकिन सोशियोलॉजी डिस्कस नहीं किया अभी। एक ब्रॉड तो समझ में आया क्या समझने की कोशिश करती है। इसका मेन जो फोकस है सोशियोलॉजी का, दैट इज अपॉन अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। बट सोसाइटी होती क्या है? सोशियोलॉजी का मेन फोकस होता है तीन चीजों का समझ। एक इंडिविजुअल का एक्शन, एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल से इंटरेक्शन, और एक इन सोसाइटी में जितने भी इंस्टीट्यूशन है उनका प्रेजेंस इन फंक्शन। इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस, इंटरेक्शंस एंड एक्शंस। किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का एक्शन सोशियोलॉजी उसके पर्सपेक्टिव से नहीं देखता कभी भी। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई फेल्ड इन द एग्जाम, पीपल सी यू एज एन इंडिविजुअल एक्शन। तुमने पढ़ाई नहीं करी। सोशियोलॉजी विल सी इज व्हाई डिडंट यू स्टडी, व्हाई डिडंट यू स्टडी में कई रीजन हो सकते हैं। आप सोशल मीडिया एडिक्ट हो, ठीक है, आप एक स्लीपर हो, बहुत नींद आती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, कंसंट्रेशन पुअर है, ठीक है। और क्या रीजन हो सकता है? फ्रेंड्स, फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है। देन उसके बाद बुक्स को रीड नहीं करते थॉरली, टेस्ट नहीं लगाते, बाकी सारे सब्जेक्ट इसको इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल मीडिया एडिक्ट, आदतें बिगड़ी, फ्रेंड सर्कल बड़ा क्यों है? बचपन से ही आवारा है, ठीक है। कीपर क्यों है? बचपन से ही आलसी है, कभी मेहनत की नहीं जिंदगी। कंसंट्रेशन पुअर क्यों है? मन ही नहीं लगता पढ़ाई में, ठीक है। बुक्स क्यों नहीं पढ़ी? आदत ही नहीं बुक पढ़ने की, है ना। पास मीडिया वाले टेस्ट सीरीज क्यों नहीं लगाई? पता ही नहीं था, पता करने की कोशिश भी नहीं करी। क्यों नहीं करी? अगेन वही पॉइंट नंबर वन, टू, आलसी है। सोशल कैसे देखेगा? सोशल मीडिया एडिक्ट क्यों है? क्योंकि सोशल मीडिया इज पेनिट्रेटेड into the life of everyone. How it has penetrated? Because corporates are trying to get it penetrated. Why corporates are trying to get it penetrated? So that you visit social media more, your income and revenue will generate more. You will buy more products through social media. The whole economy goes up. This is how social media is. They make addicted content. The child is not addicted. They are making addicted content. And a person, according to sociology, person, any person in whole life seeks pleasure. एक फिलोसोफर है हेरोडोटस, नाम सुना है किसी ने? एनीवन? हेरोडोटस, उनका कहना है कि पर्सन, एक बहुत पुराने फिलोसोफर है हेरोडोटस और एपिक्यूरस, वो फिलोसोफर है, बहुत पुराने फिलोसोफर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेंचुरी के। इनका ये मानना है, और कुछ हद तक क्या सही भी है। अगर आपने एंशियंट आर्ट एंड कल्चर पढ़ा, आर्ट एंड कल्चर पढ़ लिया, चारवाक का नाम सुना है? चारवाक, चारवाक, हाँ, चारवाक, ये नाम किसी ने सुना है? ये इंडियन एपिक्यूरियस कहलाते हैं। इन्होंने एक फिलोसफी दी थी कि एक इंसान अपनी जिंदगी में सिर्फ प्लेजर सीख करता है, और चारवाक के हिसाब से वो सही भी है। सही भी है इन द सेंस, इनका ये कहना है कि भले ही उधारी लेके घी खाओ, लेकिन खाओ, क्योंकि इस जिंदगी के बाद कोई जिंदगी नहीं है। तो आपका वो सोचना कि उधारी लेना मॉरली गलत है, और उधारी लेके उस पर घी पे जीना तो और भी गलत है। ये चारवाक और एपिक्यूरस और हेरोडोटस की फिलोसफी है। अ पर्सन ऑलवेज सीक्स प्लेजर, राइट भी है। आप भी प्लेजर सीख कर रहे हो ना, हु वुड सीक पेन इन हिज लाइफ? थोड़ा पेन दे दो भगवान, जिंदगी में बहुत खुशी हो गई, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता ना। गौतम बुद्ध की फिलोसफी क्या है रिलेटेड टू पेन एंड प्लेजर? एनीवन? आ गई सी शिखा? जैसे वो अचीव करना चाहते हैं बट प्रोसेस पूरा फेक। एनीवन? अभिषेक? गौतम बुद्ध की फिलोसफी ये बोलती है कि ऑन अ बैलेंस, कभी भी आप एसेस करके भी देख लेना खुद की जिंदगी, ऑन अ बैलेंस आपकी लाइफ में हमेशा स्ट्रगल और पेन ज्यादा है एज कम्पेयर टू द प्लेजर, एंड इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी द सेम।
छोटे मोटे टुकड़े आ जाते हैं बीच बीच में खुशी के कि आज सिलेक्शन हो गया, चलो जिंदगी बढ़िया हो गई। 2 दिन बाद पोस्टिंग पे जाओगे, पता चला रंगे हाथ पकड़े गए करप्शन करते हुए। पहले दिन ही आया था, समझ में नहीं था आता था कि करप्शन कैसे करते हैं। उसने बोल दिया हाँ ले आओ अड्डे पे। अड्डे पे बैठी थी एसटीएफ या लोकल, और उन्होंने धर दिया। ठीक है, स्ट्रगल फिर चालू हो गया। अब बेचारे के 6 महीने के लग गए। 6 महीने के लग गए ना, बार बार कोर्ट जाओ, ट्रायल करो। सस्पेंशन अलग हो गया टेम्पोरेरी, जब तक तुम्हारी वो नहीं हो जाती तब तक तुम। बेचारे की एक दिन की खुशी 6 महीने में सिमट गई। तो ऑनर बैलेंस क्या ज्यादा हुआ, 3, है ना। फिर उसके बाद मान लो आप कहीं लवास में गए 1.5 साल, उसके बाद 5 साल पॉलिटिशियन के अंदर काम करना है। फिर लोकल एमएलए फोन करके बोल रहा है ऐसा करो ऐसा नहीं करो, विधायक जी का फोन आ गया। ठीक है, फिर विधायक के भतीजे अलग परेशान करते हैं। ठीक है, फूफा अलग परेशान करते हैं। फिर वो उससे निकलो तो एमपी के लेवल पे आ जाते हो, एमपी अलग परेशान करता है। तो ऑन अ बैलेंस कुछ 1.5 साल का जो एंजॉयमेंट था आपका सिलेक्शन के बाद, वो 20 साल की मिजरी हो गई कि आप जो करना चाहते थे आईएएस बन के, वो तो जिंदगी में कभी कर ही नहीं पाए। सुबह से रात तक दौड़ दो, भाग रहे हो, पी रहे हो, खा रहे हो, उसी में जिंदगी कट रही है। और प्रमोशन की चाह में बैठो, अब सेक्रेटरी बन जाए, अब डेप्यूटी बन जाए, अब उसके बाद चीफ सेक्रेटरी बन जाए, कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाए, पीएम बाजू में बिठा ले, सीएम बाजू में बिठा ले। वो एस्पिरेशन में ही आपकी जिंदगी निकल जाती है। दैट इज द रीजन ना, माय बुद्धा सेड लाइफ इज अ मिजरी बिकॉज यू हैव ड्रीम एंड डिजायर, वांट्स एंड विशेस। वांट एंड विशेस जब तक रहेगी तब तक आपके अंदर वो जो एक पेन है, सेंसेशन है, डिस्परेशन वाला, वो बना रहेगा। एंड फॉर दैट रीजन ये सेट, इतनी ही कोशिश कर लो ऑन अ बैलेंस, आपकी लाइफ इज गोइंग टू बी इन मोर इन सफरिंग देन इन प्लेजर। आपने सब कुछ अचीव कर लिया, सडनली वन डे आपके फादर या मदर की डेथ हो गई। 10 साल तक तो नहीं निकल पाओगे अगर आप जेन्युइनली एक अच्छे गुड या सन या डॉटर। यू वोंट बी एबल टू कोप अप विथ योर सेल्फ। ठीक है, काट रहे हैं 5-10 साल तक, जब तक आपका बच्चा नहीं आ रहा था, बड़ा नहीं हो रहा था, उसको देख के आप खुश ना हो। दैट इज वाउ रिसाइकलिंग ऑफ जनरेशन अकर। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा कि सर कैसे बोल रहा हो फादर मदर। सोशियोलॉजी इसे डिस्कस करती है कि भाई दिस इज हाउ सोसाइटी गोइंग टू गेट, दिस सोसाइटी कैन नॉट ब्रेक डाउन ना। एक आदमी के मदर या फादर की डेथ हो गई, अब वो गन लेके निकल गया सबको मारने, बची कहाँ सोसाइटी, खत्म। ऐसे तो हर रोज किसी ना किसी के फादर मदर खत्म होंगे। वो गोली लेके 100 लोगों को मारेगा, सोसाइटी खत्म, बचेगा क्या फिर। सो देयर विल हैव टू बी सम मैकेनिज्म जिससे वो पर्सन को शांत किया जा सके कि भाई गोली लेके मत निकल जाना। तो वो फिर सारे के सारे झुंड बना के, ग्रुप बना के उसके घर पे जाते हैं, उसको कंसोल करते हैं, हम तेरे साथ हैं, तेरे फादर मदर की कमी हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। सोशियोलॉजी के अकॉर्डिंग दिस इज अ वे, मैकेनिज्म ऑफ यू और एनी पर्सन कोपिंग अप विद द लॉस ही हैज गॉट इन योर लाइफ। समझ लो मेरी बात। एंड दैट इज हाउ इट ट्राइज टू मेंटेन द सोसाइटी, कि वो इंटैक्ट बनी रहे। क्योंकि ऐसे आदमी टूटने लगेंगे तो फिर ये सोसाइटी कोलैप्स हो जाएगी, नो वन विल बी गोइंग टू स्टे और सर्वाइव। दिस इज हाउ सोशियोलॉजी इज स्टडिंग द सोसाइटी। सो दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन वेर यू कंसोल, आपने अभी तक उसको सिर्फ साइकोलॉजिकल फेनोमेना से देखा है कि वो जाते हैं, इंसान को एक शांति मिलती है। सोशियोलॉजी के हिसाब से शांति के लिए नहीं गए हैं, अगले दिन उठा के गन्ना चलाने लगे कि मेरे हॉस्पिटल वालों ने मेरे साथ गलत किया था, इस हॉस्पिटल को बॉम्ब से उड़ा दूंगा, कार्डियक से। सो देयर हैज बीन मैकेनिज्म टू डील विथ इट कि भाई तू एफआईआर कर दे, हम तेरे साथ हैं। ठीक है, फिर वो इंसान के साथ लोग खड़े रहेंगे कि फादर या मदर का जो लॉस हुआ है साइकोलॉजिकली हम तेरे को कोप अप करने में help करें। उसकी पढ़ाई का क्या, तो 2 आदमी आएंगे, हम पढ़ाई में कुछ कुछ सपोर्ट कर देंगे, वो पढ़ाई का सपोर्ट मिल गया, एजुकेशन एंड इकोनॉमी। तो वो पर्सन अब सोसाइटी में आगे ग्रो कर उसका मेंबर बना रह पाएगा। अल्टीमेटली द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोसाइटी सोशियोलॉजी इज टू अंडरस्टैंड हाउ दिस पर्टिकुलर पर्सन इज बीइंग केप्ट बाइंडेड इन द होल ग्रुप ऑफ पीपल। निकल के भागना नहीं चाहिए, एक एक निकल के भागने लगे तो फिर सोसाइटी कहाँ बची। अभी आप ही ने तो बोला था ना स्टडी ऑफ सोसाइटी, लेकिन पहले तो सोसाइटी बनानी पड़ेगी ना, सारे लोगों को बैठा के। दिस इज अ क्लास ऑफ सोशियोलॉजी। तो अब यहाँ पे एक ग्रुप बन गया, एक एक आदमी निकल के भागने लगे कि नहीं मेरे को पॉलिटिकल साइंस करना है, एंथ्रो करना है, ज्योग्राफी करना है। तो 5वें दिन यहाँ पे एक आदमी बचेगा, आपका एक ही सोशियोलॉजी की क्लास। मैं बोलूंगा देखो सोशियोलॉजी की क्लास है, अरे क्यों मजे ले रहा है, एक बच्चा बैठा है क्लास बोल रहा है, घर पे ही पढ़ा देना जा, ये क्लास का स्पेस बचेगा। सोशियोलॉजी सोसाइटी बची नहीं ना, 2 आदमी बचे हैं बस, कुछ बचे नहीं इंटरेक्शन के नाम पे मल्टीपल। समझ लो, ये काम होता है सोशियोलॉजी का समझ लीजिए।
इन एवरी, अब मैंने क्या बोला, पहले एक्शन समझने की कोशिश करता है. व्हाई वाज यू एडिक्टेड टू सोशल मीडिया, addictive content? Why they want to show you addictive content? So that you remain hooked up, so that you keep scrolling. And then क्योंकि वो प्रोग्रेस करने में हेल्प करती है सोसाइटी को. सो पार्लियामेंट का काम सिर्फ लॉ बनाना नहीं है. लॉ बनाने में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. सोसाइटी में क्या चेंज चाहिए, क्या चेंज लाना है, और वो चेंज कितना एक्सेप्टेबल होगा. पहले लोगों के लिए एक्सेप्टेबल बनाना पड़ता है कोई चेंज. तो टीवी पे, मीडिया इज ऑल्सो एन इंस्टीट्यूशन. मीडिया पे व्यू फैलाते हैं, गवर्नमेंट अपना व्यू देती है ना, ये करने से सोसाइटी में ये बदलाव आएगा, ये करने से हमारी इंडिया इतना आगे बढ़ेगी, ये करने से हमारी इंडिया दूसरे डेवलप कंट्रीज की तरह दिखने लगेगी. ये मीडिया के थ्रू आपके अंदर में व्यू, बिलीफ, पहले बिलीफ, फिर बिलीफ नहीं चला तो डर, फिर डर चल गया फिर वापस बिलीफ. समझ लो, दिस इज व्हाट वी स्टडी इन सोशियोलॉजी. And it study everything. It study economics also. It study political science also. It study anthropology also. It study history also. क्योंकि आपको अगर मुझे समझना है तो आपकी अपब्रिंगिंग भी समझनी पड़ेगी, मतलब हिस्ट्री. ठीक है. आपके घर में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन भी समझना पड़ेगा. आपके घर में अगर आपके फादर, आप मेरे पास आते हो, सर मेरी पढ़ाई अच्छे से नहीं चल रही, मैं पूछूंगा घर में कोई टेंशन है क्या, मैं घर पे पढ़ नहीं पाता, आप, मैंने बोला घर पे कुछ दिक्कत है क्या, सर पापा उठा के मारते हैं मेरे को रोज, 5 मिनट उठने में लेट हो जाऊं. वो सामने वाले बच्चे के पापा इतने अच्छे सर प्यार से उठाते हैं, सर पे हाथ फेर के, बेटा उठ जा पढ़ना है. मेरे पापा आते हैं और सीधे एक लठ पड़ता है सर सुबह, और फिर पता चलता है पैर दुख रहा है बहुत तेज, फिर समझ में आता है पापा खड़े हैं सामने डंडा लेके. पावर का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सट्रीम है. वो सामने वाले घर में वो बेटा, उसके पापा प्यार से उठाते हैं और बेटा फिर भी नहीं उठता, वो बोलता है पापा अभी आधे घंटे तो और नहीं उठना, पापा बोलते ठीक है बेटा आधे घंटे बाद उठ जाना. पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है लेकिन 60-40 है. यहाँ पे कितना है, 99 1%. 1% भी कितना है, जब आपकी तबीयत खराब हो तो पापा माफ कर देंगे, चल अभी जिंदा छोड़ देता हूँ. अदरवाइज ठीक है, और 5 मिनट लेट उठा, पढ़ नहीं रहे, बैठ रहा, 10 बजे उठना था, 9 बजे उठना था, फिर आप गए. दिस इज पॉलिटिकल साइंस. तो ये इसको भी स्टडी करता है, ऐसा क्यों करते हैं आपके फादर. ये तो सिर्फ इतना स्टडी करेगा कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये उसके बैकग्राउंड को समझेगा. ठीक है. फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स. आप घर छोड़ के क्यों नहीं भाग रहे, सवेरे सवेरे इतनी तकलीफ है पापा के उठाने से, तो क्यों नहीं भाग रहे. सर जेब में पैसा नहीं है, अभी तो सोने बस नहीं मिल रहा, फिर खाना भी नहीं मिलेगा. खाना तो ठीक है सर, वो मूवी जाना होता है, बाइक का पेट्रोल का पैसा, किसी को ले जाना होता है उसके खर्चे अलग, वो सब कहाँ से निकलेंगे सर. तो ये इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो शेपिंग योर बिहेवियर, your social conditions. Economics is part of your social condition. You want to run away from your home, but you can't run away from your home because you are stuck there due to your social condition. क्योंकि सर पापा तो सिर्फ सुबह उठने के लिए मारते हैं, बाहर कोई अजनबी आदमी है, रोड पे सो गया घर छोड़ के, उठा के ले जाएगा और क्या क्या निकाल लेगा बॉडी से, इसका भी भरोसा नहीं है. कम से कम पापा ये तो नहीं निकाल रहे. तो ये बच्चे हो. तो इकोनॉमिक बिहेवियर is also shaping your social condition. That is what sociology studies. So sociology study basically every aspect of your life and of the society. जब आपको ये कहानी समझ में आ गई तो जब आप सिलेबस देखोगे तो पेपर वन इज द चीफ कंसेप्चुअल पोर्शन. हाँ सिलेबस, एवरीवन है सिलेबस. पास और एनीवन एल्स, राइट. जब आप, हाँ एक और, तो अब जब आप सिलेबस देखोगे तो इसमें पेपर वन है जो आज जिस पे हम फोकस कर रहे हैं. कंसेप्चुअल पार्ट पेपर वन है. पेपर टू इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ पेपर वन इन पेपर टू इंडिया के कंटेक्स्ट में. ठीक है. तो पेपर वन में यू विल सी सबसे पहले फर्स्ट जो टॉपिक है दैट इज सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन. इसमें सोशियोलॉजी क्या होती है, कैसे इमर्ज हुई, क्यों सोशियोलॉजी की जरूरत पड़ी सब्जेक्ट बनाने की,
ये सारी चीजें डिस्कस करता है। बट अभी ये सारे शुरू के 4 टॉपिक छोड़ दीजिए, 5वें टॉपिक से आइएगा। 5वां टॉपिक है स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी। सोसाइटी में कितने टाइप की इनइक्वालिटी कैसे क्यों परसिस्ट करती है, ये चीजें डिस्कस की जाती हैं। मतलब सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या है और सोसाइटी कैसे काम करती है, मेनली ये कंपोनेंट यहाँ पे आता है। फिर उसके बाद वाले टॉपिक पे आएंगे आप तो वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ, ये इकोनॉमिक्स आ गया। ठीक है, इसमें सोसाइटी में कितने टाइप के वर्क होते हैं, वर्क के बेसिस पे पास में, इकोनॉमिक्स के बेसिस पे पास में कितने टाइप की सोसाइटी हो चुकी है, और आज कौन से टाइप की सोसाइटी है इकोनॉमिकली इकोनॉमिकली, ये डिस्कस किया जाता है। तो ये इकोनॉमिक्स समझने की कोशिश करती है सोसाइटी की। उसके बाद वाला नेक्स्ट टॉपिक 7 टॉपिक पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। इसके अंदर मैं पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है पॉलिटिकल साइंस जो पढ़ता है उसका बैकग्राउंड कंटेक्स्ट, कि सोशली पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे इमर्ज होता है, वो चीज डिस्कस की जाती है। तो पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी आ गया। फिर उसके बाद रिलीजन एंड सोसाइटी। तो रिलीजन का सोसाइटी पे क्या इन्फ्लुएंस है, क्या रिलेशन है सोसाइटी से, वो चीजें डिस्कस की जाती हैं। तो ये रिलीजन वाला एस्पेक्ट हो गया। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट सिस्टम ऑफ किनशिप। किनशिप मेनली स्टडी है एंथ्रोपोलॉजी की। किनशिप का मतलब होता है ब्लड रिलेशन एंड फैमिलियल रिलेशंस जो होते हैं, आपके जितने भी टाइप के टाइज होते हैं किनशिप वाले, भाई बहन, मौसा मौसी, चाचा चाची, ये सारे रिलेशन जो होते हैं, एक फैमिली का स्ट्रक्चर, मैरिज रिलेशन, मैरिटल रिलेशन, मैरिटल रिलेशन जिससे हुआ है उसकी फैमिली से आपकी फैमिली का रिलेशन, ये सारे टाइज किनशिप में पढ़े जाते हैं। ये एंथ्रोपोलॉजी का मेन स्टडी है। तो एंथ्रोपोलॉजी जब ट्राइबल सोसाइटीज में एंथ्रोपोलॉजिस्ट जाते थे तो वो इसी चीज को स्टडी करते थे कि ट्राइब में कितने टाइप के रिलेशंस होते हैं और वो कैसे काम करते हैं, क्योंकि ट्राइबल सोसाइटी मेनली आपस में जो म्यूचुअल रिलेशंस है उन पे डिपेंडेंट होती थी। तो ये किनशिप मेनली एंथ्रोपोलॉजी की डिटेल्ड स्टडी है। सोशियोलॉजी में ओवरव्यू ऊपर ऊपर से पढ़ा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी। तो किसी सोसाइटी में चेंज कैसे आता है। मैंने आपको जैसे होमोसेक्सुअलिटी बोला, अब आज नहीं है लीगल, लेकिन आज से 50 साल बाद तो होगी, इस पे तो कोई डाउट नहीं है। जैसे जैसे लोग प्रोग्रेसिव होते जाएंगे, लोग आइडियाज अडॉप्ट करते जाएंगे। जैसे आपके पेरेंट्स की जनरेशन उसको एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन हो सकता है जब आपकी जनरेशन पेरेंट बनेगी तो उस कंटेक्स्ट में, जैसे आपके पेरेंट्स की जो जनरेशन थी वो एथनिक वियर या वियर जो आप फुटवेयर या फिर जो क्लोथिंग पहनते हो आप उस पर क्वेश्चन करती थी, घूंघट ओढ़ा कि नहीं ओढ़ा, ठीक है, साड़ी पहनी कि नहीं पहनी, ठीक है, शर्ट पैंट बराबर पहने कि नहीं पहने। शर्ट पैंट में वो नॉर्मल वाला जीन्स कहाँ चलता था पहले, वो जीन्स पहन ले तो वो डिविएंट हो जाता। डिविएंट का मतलब जरूरी नहीं है नेगेटिव ही हो। ठीक है, तो अगर आप, हर कोई यहाँ से मांग निकालता है लड़कों में, कोई यहाँ से मांग निकाल के कॉलेज जाने लगा, वो भी डिविएंट है। डिविएंट का मतलब वो सब कोई भी पर्सन जो नॉर्मल से हटके काम कर रहा हो, दैट इज कॉल्ड एज अ डिविएंट। तो उस केस में क्या होगा, सोसाइटी में कल्चर बनने लगेगा कॉलेज में। फिर कल को कुछ बच्चे वो तेरे नाम बन जाएंगे, फिर कुछ बच्चे स्पाइक आ जाएंगे नए ट्रेंड लेके छोटे बल कर आते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग ट्रेंड आने लगेंगे ना, तो अब क्या होगा, वो कॉलेज में प्रिंसिपल पागल होने लगेगा। क्या, कि ये अलग ही ट्रेंड चल रहा है, कि भाई सोशियोलॉजी इसको भी डीप में स्टडी करेगी। कैसे स्टडी करेगी, सोशियोलॉजी के लिए आपकी हेयर स्टाइल मैटर नहीं करती, वो हेयर स्टाइल का पर्पस क्या है वो मैटर करती है। समझ लो, तो पर्टिकुलरली ये वाली हेयर स्टाइल किसको अट्रैक्ट करने के लिए बनाई, वो कहानी पे चल रहा है। इसका कुछ पर्पस है क्या, इकोनॉमिकली कोई पर्पस है क्या। डॉली चाय वाला उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। ही इज गेटिंग इकोनॉमिकली बेटर बाय चेंजिंग द सोशल बिहेवियर ऑफ हिमसेल्फ। तो चश्मा लगा लिया, फिर उसके बाद वो अलग ही स्टाइल, है ना, मतलब क्या स्टाइल है वो भगवान जानता है। ठीक है, कि वो उधर से दूध चाय गिराई और फिर वो पास में जीव लाए, वो पता नहीं क्या क्या सिस्टम चलते हैं। तो ही इज व्हाट ही इज डूइंग, कोई अलग चाय तो नहीं बन रही ना उसके ऐसे उचकाने से, दूध चाय तो वैसे ही बन रही है। ही इज गेटिंग ही इज गेटिंग समथिंग सोशली इग्नाइटिंग इन ह्यूमन, दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ बिहेवियर and he is attracting people by that behavior and he is getting economical benefit from that social behavior। वो एक इंटरेक्शन का बिहेवियर है और उस इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन से वो ये करने की कोशिश कर रहा है, अपनी इकोनॉमिक बिहेवियर। समझो, तो ये कहानी सोशियोलॉजी समझने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी, सोसाइटी में कोई चेंज कब आता है, कैसे आता है, क्यों आता है, सोशियोलॉजी के पास इसके भी आंसर है।
आंसर इन द सेंस प्रेडिक्शंस। मैंने क्या बोला, ये सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट, कभी कोई कंक्लूजन नहीं देते। अभी जैसे इस बार बीजेपी पागल हो रही है, यूपी में इतना काम किया, इतनी मेहनत करी, सारी कास्ट के लिए कुछ ना कुछ किया, फिर भी वोट नहीं मिले। अब इसका क्या लॉजिक लगाए? सोशियोलॉजी पहले ये बोलती थी कि भाई कास्ट से वोट मिलते हैं, अब तो हमने कास्ट भी खेल ली, रिलीजन भी खेल लिया, इकोनॉमिक्स भी खेल ली, फिर भी वोट नहीं मिल रहे। हमने अयोध्या भी कर लिया, हमने सारी कास्ट को अलग अलग स्कीम में बेनिफिट भी पहुंचा दिए, हमने रिलीजन भी खेल लिया, कुछ लोगों के घर तोड़ के, सब तो कर दिया, अब क्या बचा? अब सोशियोलॉजी चौथा रीजन ढूंढने की कोशिश करेगी कि इसके अलावा भी कोई रीजन हो सकता है क्या कि लोगों को आप पसंद ना आओ। व्हाट इज दैट रीजन? ये सोशियोलॉजी से ढूंढने की कोशिश करेगी। इकोनॉमिक्स में कंपनीज दिन रात दिमाग लगाती है, भाई कंपनीज को पता है इस टाइप की चीज बेचेंगे तो ये बिहेवियर मिलेगा, लेकिन उसके बाद भी कभी कभी कंपनी फेल होने लगती है। सो व्हाट इज दैट रीजन दैट कंपनी इज फेलिंग? कोई आदमी 10,000 का जूता बेच रहा है, उसी क्वालिटी का जूता कोई एक नई कंपनी खड़ी करती है और वो लेके आती है और 1,000 रुपए में, लोग नहीं खरीद रहे। क्यों नहीं खरीद रहे? क्योंकि 500 रुपए वाला जो मेन जो जो बाकी का यूजर बेस है उसके लिए 1,000 अफोर्डेबल नहीं है, और 10,000 वाला 1,000 लेता ही नहीं है ना। 10,000 वाले की मेंटेलिटी क्या चलती है, मेरा तो प्रीमियम जूता है तो मैं 10,000 का ही खरीदूंगा। वो करण जौहर मेंटेलिटी, टीवी पे ऐड देखे ना आपने, अरे इतना प्रीमियम चश्मा तू इतने में मत बिकवा लेंस कार्ड वाले को, फिर वो मिंत्रा वाले के पीछे पड़ जाता है। वो आजकल ऐड चलते हैं यूट्यूब पे बहुत, ये सेल मत लगाओ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे लोग सब, फिर मेरी क्या वैल्यू बचेगी, मैं इटली से मंगवाता हूँ, ये इटली जैसे ही दिख रहा है, अब मेरी क्या वैल्यू बचेगी? तो करण जौहर इज अफ्रेड ऑफ इट, तो वो 10,000 वाला 1,000 में लेना ही नहीं चाहता ना। ये कंपनी के लिए मार्केट बेस बचा क्या? वो ये समझ ही नहीं पाई कि मैं 10,000 का जूता 1,000 में बेच के कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि लोग या तो 500 का खरीदते हैं जो इस जूते की इकोनॉमी नहीं है, क्योंकि इस जूते की बनवाई 800 रुपये पड़ती है, और मैं 10,000 में बेचना नहीं चाहता क्योंकि वो कंपनी से कम्पीट नहीं कर पाऊंगा। कंपटीशन के लिए ही तो 1,000 में बेच रहा हूँ ना, समझ लो। तो वो मार्केट बेस नहीं कर पाया, तो इट कुडेंट अंडरस्टैंड द सोशल कंडीशन ऑफ द सोसाइटी बिफोर अप्लाइंग इकोनॉमिक्स। तो आपको इकोनॉमिक्स, आपको कभी पानी पूरी का ठेला लगाना हो, दिस यूज्ड टू बी द मतलब मोस्ट यूज्ड एग्जांपल इन द लास्ट सोशियोलॉजी बैच, क्योंकि एक तो सबसे रिलेटेबल है, सामने ही दुकान लगती है ना, एवरीवन नोज इट, है ना। तो उस कंटेक्स्ट में आ, आपको कभी पानी पूरी का ठेला लगाना हो और आपको मैं बोलूँ 30 रुपए प्लेट बेचना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? 30 रुपए प्लेट मतलब 30 रुपए के 4 बेचना है पानी पूरी, खाओगे? नहीं खाओगे? कभी खाया तो होगा, जूहू बीच, चौपाटी, मजबूरी है ना, खाना ही पड़ेगा। आपको दुकान खोलनी है तो कहाँ खोलोगे? पांडेसरा में खोलोगे? पांडेसरा में नहीं खोलोगे, इतनी सारी पॉपुलेशन है, क्यों नहीं खोलोगे यार? इधर वेसू में 1,000 लोग 5,000 लोग रहते हैं, वहां 50,000 लोग रहते हैं, भर भर के रहते हैं ना, तो वो तो ज्यादा अच्छा मार्केट है, 30 रुपए में बेचना है, क्यों नहीं खोलोगे? You are understanding the social background of those people before playing, starting to play economics. That is what sociology tries to tell you. ये 10 रुपए वाले 30 रुपए वाली क्यों नहीं खरीदते? क्यों नहीं कमा पा रहे 30 रुपए? इनको 30 रुपए कमाने में प्रॉब्लम क्या आ रही है? भाई इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो इन्फ्लेशन बढ़ता है तो सैलरी भी बढ़ना चाहिए। उस मांडेसरा वाले आदमी को जाके बोलना चाहिए कंपनी में, वो 30 रुपए वाली पानी पूरी ज्यादा अच्छी मिलती है, इन्फ्लेशन हो रहा है, मेरी सैलरी बढ़ा दो, 15,000 से 40,000 कर दो। क्यों नहीं करेगा वो? उसका पावर का डिस्ट्रीब्यूशन बिगड़ जाएगा। इकोनॉमिक्स इज नॉट जस्ट अबाउट मनी का डिस्ट्रीब्यूशन। पावर कौन कंट्रोल करता है इकोनॉमी में? जिसके पास पैसा ज्यादा होता है ना। मनी इज नॉट जस्ट अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इट इज ऑल्सो अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो सोशियो पहले पॉलिटिकल साइंस तो सिर्फ पावर का डिस्ट्रीब्यूशन समझ रहा था, इकोनॉमिक्स सिर्फ मनी का डिस्ट्रीब्यूशन समझ रहा था। इट इज सोशियोलॉजी, इट कनेक्टेड ईच अदर, बोथ ऑफ देम, and then understood how something plays out in the society. अगर बीजेपी यूपी में हर आदमी के अकाउंट में इकोनॉमिक्स में एडिशनली 2-2 हज़ार रुपए जमा करा देती सबके अकाउंट में इलेक्शन के पहले, तो इलेक्शन का रिजल्ट ही कुछ और होता, जैसे एमपी में किया था। तो एमपी में देर वाज असेंबली इलेक्शंस लास्ट ईयर, तो एमपी इलेक्शन में दे स्टार्टेड अ स्कीम 1.5 years बैक, लाडली लक्ष्मी योजना।
सॉरी, लाडली बहना योजना। तो लाडली बहना योजना के अंदर में जितनी भी वुमेन मेंबर्स हैं, वो वुमेन मेंबर्स के अकाउंट में उन्होंने 1500 रुपीज हर क्वार्टर में डिपॉजिट करना शुरू कर। तो उससे क्या हुआ, वुमेन वोटर का पूरा बेस शिफ्ट हो गया रूलिंग पार्टी की तरफ, और एंटी इनकम्बेंसी नहीं चली। एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी की वहां पे ज्यादा थी एमपी में एज कम्पेयर टू यूनियन, क्योंकि 2002 से बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है एमपी में। मतलब आप समझ लो, पांचवा इलेक्शन था, यहाँ तो तीसरे पे गरज गिरी हुई थी, वहां तो पांचवे पे गरज गिरी थी कि दोबारा अपनी सरकार बनाना है। 2018 में झटका भी लग गया था। झटका कैसे लगा था, जब कांग्रेस को इक्वल वोट मिल गए थे, नियरली इक्वल सीट मिल गई थी। तो तब 1 साल के लिए कांग्रेस की गवर्नमेंट रही थी, फिर बीजेपी आ गई एमएलए वगैरह बाय परचेज करके। इस साल अब आप समझ लो, प्रेशर तो वहीं से बिल्ड होना शुरू हो गया था बेसिकली। तो वो समझ में तो आ गया था, खेल तो कुछ खेलना पड़ेगा, क्योंकि लोग बोर हो गए हमारे पुराने गेम से, नया गेम खेलना, तो अकाउंट में पैसे डाले। यूनियन ने भी वैसे किया होता यूपी में, लेकिन उनको उम्मीद ही नहीं थी ना ऐसा कुछ हो जाएगा। यूपी वॉज देयर मोस्ट प्रोस्पेक्टिव स्टेट। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स की हिस्ट्री उठा के देख लो, 80% प्राइम मिनिस्टर नॉर्थ इंडिया से ही मिलेंगे। यूपी एंड बिहार में सबसे ज्यादा सीट्स हैं लोकसभा की। यूपी और बिहार पे जो राज करता है, पार्लियामेंट पे राज करता है, हमेशा याद रखो। ठीक है, तो इस कंटेक्स्ट में ये तीन चीजों को स्टडी करना, इन तीन एस्पेक्ट में, 3-4 एस्पेक्ट में, ये सोशियोलॉजी का काम है। कहानी समझ में आ गई? ठीक है, और इसलिए सोशियोलॉजी के सिलेबस में आपको ये सारी चीजें मिलेगी। तो 5th टॉपिक में आपको इनइक्वालिटी मिलेगी, इकोनॉमिक्स। 6th टॉपिक में आपको इकोनॉमिक्स मिलेगी। 7th टॉपिक में आपको पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी में पॉलिटिकल साइंस मिलेगा। 8th में आपको रिलीजन मिलेगा, मतलब फिलोसफी, फिलोसफी एंड थियोसॉफी। ठीक है, देन इसके बाद 9th टॉपिक में आपको किनशिप मिलेगा, मतलब फैमिली रिलेशंस कैसे सोसाइटी में रोल प्ले करते हैं सोसाइटी को मेंटेन रखने में। सबका पर्पस एक ही है समझने का, कि ये कैसे सोसाइटी को मेंटेन करती है। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फैमिली को, भाई पावर फादर के हाथ में कंट्रोल नहीं रहेगा तो आप तो भग जाओगे। एक दिन मूड आ गया चोर बन जाओगे, एक दिन मूड आ गया डकैत बन जाओगे, किसी के बच्चे को मार के आ जाओगे, उसने बैटिंग नहीं दी, मैंने बैट ही मार दिया, निपट गया, क्रिमिनल बन गए। पापा के डर से ही हाथ छूटा हुआ है ना। पापा नहीं होते तो दो देता मैं तो रख के, घर आके पापा की नहीं पड़ती होती तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन इज मेंटेनिंग योर फैमिली, क्योंकि आप जेल चले जाओगे तो फैमिली कहाँ बचेगी। तो फैमिली को मेंटेन रखना फादर का काम है, फादर एंड मदर दोनों का। तो कुछ भी गलती होगी आपसे जो आपको घर से दूर ले जा सकती है, दे विल नॉट एक्सेप्ट इट। पढ़ाई नहीं करोगे ठीक से, पड़ेगा। बाहर किसी को मार पीट के आओगे, पड़ेगा। एक लिमिट तक मारोगे तो चलेगा, उसके बियॉन्ड मारोगे तो तुमको ही पड़ेगा। कुछ गलत काम करोगे तुमको पड़ेगा। आज वो छोटी चोरी नहीं रोकेंगे, घर में तुमने कुछ छोटी चोरी कर ली, तो कल को तुम बड़ी भी करोगे, क्योंकि तुमको एनकरेजमेंट आ गया। उस कंटेक्स्ट में घर से दूर चले जाओगे, फैमिली टूट जाएगी। और ये फैमिलीज फैमिलीज मिल मिल के बनती हैं तो कॉलोनी बनती है, घर बनाते हैं कोई अपना। और ये कॉलोनीज बनती हैं तब तो जाके एक सूरत की सोसाइटी बनी है ना, सूरतीज। समझ लो? ठीक है, तो ये किनशिप पढ़ना है हमको। सबका मेन पर्पस यही समझने का है कि ये सोसाइटी को कैसे मेंटेन रखता है। एंड फिर लास्ट में मॉडर्न सोसाइटी में सोशल चेंज कैसे आते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, कि मतलब सोसाइटी को बदलना हो तो क्या करना पड़ेगा। शुरू के जो 4 टॉपिक हैं ये टेक्निकल टॉपिक हैं। पहला टॉपिक सोशियोलॉजी बताता है, दूसरा सोशियोलॉजी चीजों को स्टडी कैसे करता है, हर चीज को पढ़ने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो सोशियोलॉजी में अब जैसे कहने के लिए तो ये जितने भी लोग हैं सोसाइटी में, सब हिस्टोरियन भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी हैं, और सोशियोलॉजिस्ट भी हैं। बेटे बेटे न्यूज चैनल चलता है, जब 2 फादर मिल जाते हैं तो कहानी आपने देखी है, मोदी को ये समझ में नहीं आता, मोदी को वो समझ में नहीं आता, हाँ भाई तुमको ही आता, तुम ही बन जाओ, यही कहानी होगी, है ना। क्रिटिसिज्म इज द मोस्ट इजिएस्ट पार्ट ऑफ एनीथिंग, एग्जीक्यूशन इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ एनीथिंग। तो उस कंटेक्स्ट में दे आर नथिंग बट आर्म चेयर सोशियोलॉजिस्ट। इसको बोलते हैं आर्म चेयर सोशियोलॉजिस्ट। जब आप हवा हवाई बातों पे सोसाइटी को समझते हो, लेकिन हवा हवाई बातों पे सब्जेक्ट नहीं टिकता। ऐसे तो मैं भी बैठा बैठा हवा हवाई कोई सब्जेक्ट बना, मेरे को ऐसा लगता है, तुमको लगता है तो तुम हो कौन। और तुम्हारी बात सही है कैसे मानना, भगवान तो वो नहीं जो बोला हमारे बारे में, है ना। तो इस कंटेक्स्ट में when anyone do something or speak something without any substantial basis, then that kind of talking, that kind of
discussion is called as armchair discussion. When you do something on a subjective and objective basis in a systematic manner, which can be verified by someone else. जो चीज तुमने जैसे समझी है और अपनी समझ बनाई है, उसको कोई दूसरा भी उसी तरीके से समझने की कोशिश करेगा तो वही रिजल्ट निकलेगा. ये सिस्टमेटिक स्टडी है. तो साइंस और सोशल साइंस को डिस्टिंग्विश क्या करता है? सिर्फ एक यही चीज करती है. साइंस को हम इतना ऑथेंटिक क्यों मानते हैं? क्योंकि जो मैं करूंगा वही तुम भी करोगे तो सेम रिजल्ट मिलेगा. ठीक है. सोशल साइंस में ऐसा जरूरी नहीं, जो आप समझोगे वही दूसरे की समझ होगी, लेकिन समझने के कुछ तरीके तो हो सकते हैं जिनसे हम अगर करें तो कुछ एक सेम रिजल्ट पे आए. हर एक का रिजल्ट अलग अलग ना हो. अगर हर एक का रिजल्ट अलग अलग आएगा तो फिर सब्जेक्ट कैसे बनेगा? है ना. तो उस कंटेक्स्ट में एक साइंटिफिक स्टडी की जाती है जिसको सेकंड टॉपिक में पढ़ा जाता है कि कौन कौन से तरीकों से जब आप पढ़ोगे या रिसर्च करोगे तब आपके जो रिजल्ट माने जाएंगे वो सोशियोलॉजिकल रिजल्ट माने, नॉट एन आर्मचेयर रिजल्ट कि हवा हवाई कोई भी बात बोल दी बैठे मूड में तो आया. ठीक है. तो सेकंड टॉपिक में हमको ये पढ़ना होता है. देन उसके बाद थर्ड टॉपिक भी यही है, रिसर्च मेथड एंड एनालिसिस, कि रिसर्च के क्या क्या तरीके हैं. देन आता है फोर्थ टॉपिक, सोशियोलॉजिकल थिंकर्स. Now this is the most important topic of whole sociology. ऐसे कैसा होता है, अभी यूपीएससी की तैयारी करना होगा तो मान लो 10 लोग हैं, 10 लोगों ने टॉप किया 2010 11 12 13 14 15 ऐसे करके ट्रेड किया. 10 में अगर ये बोला कि पढ़ाई करनी पड़ती है तो सिलेक्शन होता है, तो आप एक चीज तो क्या फिक्स मान लोगे, यूपीएससी देना पड़े नहीं निकलती. कोई आदमी आया, उसने पूरे 100 साल के जितने टॉपर्स आए उनको स्टडी किया और उनकी स्टडी करके कुछ एक कॉमन चीज निकाली. ये पूरे के पूरे 100 ने किया था और जिसने नहीं किया एग्जाम नहीं, then that thing won't try to do. एग्जाम में सिलेक्शन रोकती है, ये बन जाती है क्यों. तो ऐसे कुछ स्कॉलर्स आए बड़े बड़े. ठीक है. जरूरी नहीं है सारे सोशियोलॉजिस्ट हो, क्योंकि इनमें से 2-3 स्कॉलर ऐसे हैं जो सोशियोलॉजी बनने के पहले आए थे एज अ सब्जेक्ट. तो जैसे कार्ल मार्क्स का नाम, कार्ल मार्क्स वाज नॉट अ सोशियोलॉजिस्ट, ही वाज नेवर अ सोशियोलॉजिस्ट. ठीक है. ही वाज एन इकोनॉमिस्ट. लेकिन उसने जो बात बताई सोशियोलॉजी पे सबसे ब्रॉड लेवल पे अप्लाई होती है, एक बड़े लेवल के फेनोमेनन को एक्सप्लेन करती है. जैसे न्यूटन ने 3 लॉज बताए ना मोशन के, इमोशन कब और कैसे होगा, कैसे एग्जिस्ट करता है, क्या लॉज होते हैं. उसी तरह सोशियोलॉजी में कुछ स्कॉलर्स आए थे, कुछ थ्योरिस्ट आए थे जिन्होंने सोसाइटी के बहुत बड़े फेनोमेनन को एक्सप्लेन करा कि सोसाइटी में ये पर्टिकुलर चीज क्यों और कैसे हो. ये 6 स्कॉलर्स 4 स्कॉलर्स माने जाते हैं. छठवें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इनकी थ्योरी इतनी ज्यादा एक्सक्लूसिवली इंपॉर्टेंट नहीं मानी जाती डेली सोसाइटी को एक्सप्लेन करने में. लेकिन शुरू के 5 जो है, दीज आर कंसिडर्ड द कोर थिंकर्स ऑफ सोशियोलॉजी. आप सोसाइटी में किसी भी पैराडाइम को या किसी भी टाइप के बिहेवियर को समझने की कोशिश करोगे. आप मान लीजिए आपने ये थ्योरी नहीं पढ़ी 5, आप खुद से समझने की कोशिश कर रहे हो. जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप कोई स्टूडेंट आपने से, इसकी लाइफ बहुत ही अलग सी दिखती है. क्लास में आता है तो गुमसुम सा बैठता है. ठीक है. घर जाता है तो खाना पूरा नहीं खाता, भले ही भूख का 5 रोटी क्यों लेकिन 2 रोटी खाता है. कॉलेज में जाता है तो कॉलेज में अपने काम से काम मतलब रखता है. नो फ्रेंडशिप, नो पीयर, नो नेटवर्किंग, नो सोशल मीडिया, नो व्हाट्सअप कनेक्टिविटी, किसी से कोई कनेक्टिविटी नहीं. इस पर्सन के ऊपर अलग अलग थॉट हो सकते हैं. किसी के कोई सोच सकता है, कोई मुझसे बोल सकता है, मैं आपसे पूछ लूँ यार ये बच्चा ना चुपचाप गुमसुम क्यों बैठता है, आप में से जो लोग जानते हैं मुझे बताइए. तो आप में से सबने आंसर दिया सर हम में से किसी से बात ही नहीं करता, तो हमको तो कुछ पता ही नहीं. लेकिन आपने इसको देखा है कभी, 1-2 बार घर गए, कॉपी वगैरह ले गए, जो समझ में आया. और कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ, एक ने बोला मैं इसके साथ कॉलेज में पढ़ता हूँ, एक ने बोला मैं इसके घर के बाजू में रहता हूँ, एक ने बोला मैं इसके साथ घर तक जाता हूँ, भले ये बोलता कुछ नहीं है, ऑटो में सेम ऑटो में जाते हैं. तो आप में से एक ने बोला सर इसके फादर पेरेंट्स में इससे अच्छे से ट्रीट नहीं करते, ये बोला. दूसरे ने बोला सर इसका ब्रेकअप हो गया कॉलेज में, कंडीशन बड़ी खराब चल रही है. ठीक है. बहुत ही डीप में चल रही है.
बोलना अच्छा। ये सर है ना, बोला सर इसकी लाइफ में कोई एम्बिशन, ये कुछ करना ही नहीं चाहता लाइफ, इसका ये है कि चल जाए कट जाए जैसे कट जाए, आई गेस फाइन एंड गुड टाइम, ऑल्सो गुड रीजन। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ये रीजन जरूरी थोड़ी सबके पास जीने के लिए कोई रीजन हो। ये तीसरा रीजन दे दिया। अब ये तीन अलग अलग थ्योरी आ रही है, इसके अलावा कोई रीजन हो सकता है? हो सकता है आप लोगों ने फिर बचपन में कोई ट्रॉमा हुआ था ना, कोई ऐसा सीन देख लिया किसी की किलिंग वगैरह, मतलब भाई बहन की किलिंग इसने अपने आंखों के सामने देखी, तो क्राइम वगैरह, तो ये भी एक रीजन है। ऐसे कर करके एक लिमिट ही हो सकती है ना जिसके रीजन हो सकते हैं, और तो कोई रीजन नहीं हो सकता। एक लिमिट के बाद तो रीजन खत्म हो जाएगा, वो भी बताएगा तो इनमें से कोई एक रीजन होगा, फैमिली कंडीशन, सोशल कंडीशन, फ्रेंड कंडीशन, ब्रेकअप, कुछ और रीजन, इनमें से कुछ 10-15 लिस्ट है, उसमें से कोई एक रीजन होगा, इसके बियॉन्ड तो रीजन नहीं हो सकता। सोसाइटी में जितने भी टाइप के बिहेवियर होते हैं उनको ये स्कॉलर्स ने पढ़ा, और ये ऐसी कुछ एक लिस्ट बनाई। तो लेटर से आपने ये थ्योरी नहीं पढ़ी, तो वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल से किस तरीके से क्यों कैसे इंटरेक्ट करता है, वो उसने बताया। तो उस केस में आपने जो रीजंस निकालोगे ना कि ये पॉसिबल रीजन हो सकते हैं सर, तो उस कंटेक्स में आप जब उसके बाद थ्योरी पढ़ोगे ना, यू फाइंड इनमें से किसी एक पांच थ्योरी में वो आ रहा है बिहेवियर एक्सप्लेन करना, उनमें से किसी एक पांच थ्योरी। जैसे कार्ल मार्क्स, इसकी थ्योरी ये बोलती है सब कुछ इकोनॉमिक्स से चलता है। तो अगर उस लड़के के या उस लड़की के घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका कोई ब्रेकअप नहीं हुआ, उसकी एजुकेशन पढ़ाई भी सब अच्छी है, तो भी वो लोगों से मिंगल नहीं होता, तो उस कंटेक्स में कोई रीजन तो बनता नहीं है, साइकोलॉजिकल या नॉर्मल रीजन कि भाई ये पर्सन किसी से मिंगल होना नहीं चाहता, ही फील गुड इन अलोन या सॉलिट्यूड हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो इस कंटेक्स में ये एक अपने आप में रीजन होते हैं। लेकिन अगर वो किसी एक इंसान से बस बात करता है जो उसको खाना पहुंचाता है, अगर वो उससे बात नहीं करेगा तो उसको खाना ही नहीं मिलेगा, तो उसको थोड़ी बात करनी पड़ती है उससे, भले ही हाँ ना करे, हाँ आज ये दे दो, हाँ आज वो मत दो। तो दिस इज इकोनॉमिक इंटरेक्शन, मार्क्स के हिसाब से ये एक रिलेशन है जो इकोनॉमिक बेसिस पे डेवलप हुआ है। तो दुनिया में सारे रिलेशन इकोनॉमिक बेसिस पे हो। और आपको लग रहा है सर ये तो एक अच्छा ही एग्जाम्पल है, नॉर्मली ऐसा थोड़ी होता होगा, लेकिन मेरे मेरे फादर पेरेंट्स से इकोनॉमिक रिलेशन थोड़ी है। तो ठीक है, 30 साल की उम्र के बाद भी घर पे बैठ के दिखाओ, रोज गाली नहीं पड़े, घर में रिलेशन खराब ना हो जाए एक दिन माँ बाप से, तो बताना मुझे। एक पॉइंट के बाद माँ बाप गिव अप कर देंगे आप। कार्ल मार्क्स यही बताता है, इकोनॉमिक्स इज द बेस ऑफ एवरी रिलेशन। आपको लग रहा होगा अभी रोजी रोजी है, तब 22 साल की उम्र है, ठीक है, कॉलेज भेज रहे हैं, माँ बाप सब सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं, जिंदगी भर पाल लेंगे, हिम्मत है तो करके दिखाओ। 55 की उम्र के बाद भी बोल देना कुछ नहीं करूंगा जिंदगी में, यहीं बैठूंगा आपके का खाऊंगा। लेट्स सी कितना खुश होते हैं आपके पेरेंट्स और कितना एक्सेप्ट करते हैं आप। ये कार्ल मार्क्स सीखते हैं। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक रिलेशन। योर रिलेशन विथ मी अप टू अ सर्टेन एक्सटेंड इट इज इकोनॉमिक, प्राइमरली इकोनॉमिक। इकोनॉमी नहीं होती तो मुझे लाइवलीहुड ढूंढने कहीं जाना पड़ता ना, पर आप 2 टाइम का खाना लाते तो नहीं देते ना मुझे, है ना, कि आज एक आ गया सर, मंडे मेरा, ट्यूसडे मेरा, वेनेसडे मेरा, थर्सडे मेरा, ऐसा तो नहीं करते ना, पर कब तक ही कर देते जिंदगी में। फिर नौकरी लग जाती, दूसरी के पोस्टे में जाती, सर दूसरी जगह से मंगवा लेना, टिफिन लगवा लो। अरे टिफिन के लिए पैसे कहाँ है? फिर तो इकोनॉमी, आपने तो फीस दी नहीं तो मैं टिफिन कहाँ से मंगवाऊँ? कार्ल मार्क्स के हिसाब से दिस इज ऑल्सो इकोनॉमी। ठीक है, आप मेरे पास आते हो शाम को, मुझसे बैठते हो, चाय पे बात करते हो, सर चलो कॉफी पीने चलते हैं, कुछ कहानी बताना है आपको, डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन दैट कम्स ओनली आफ्टर दिस प्राइमरी रिलेशन। इफ आई वुडंट हैव बीन टीचिंग यू, यू वुडंट हैव कम टू टोल्ड मी समथिंग पर्सनल कि सर ये मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। प्राइमरी रिलेशन इज ऑलवेज इकोनॉमिक। अगर आप रोज 2-2 घंटे मुझसे डिस्कस करने लगोगे कि पर्सनल चीज, तो मैं लाइवलीहुड के लिए क्या काम करूँ? मैं कमाऊंगा कब, घर कैसे चलाऊं? वो मेरी सिचुएशन होगी। तो उस कंटेक्स में आई वोंट बी एबल टू मेंटेन अ रिलेशन। तीसरे दिन मैं बोलूंगा काम पे हूँ, 2 दिन बात कर लूंगा, तीसरे दिन बोलूंगा काम पे हूँ, बाद में बात कर। ऐसे करते 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 एक दिन यू विल फॉरगेट मी, आई विल फॉरगेट। दिस इज कार्ल मार्क्स। ठीक है। उसी तरह डरकीम ये बोलता है कि आपका रिलेशन जो है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंस पे बना है। बात वही है लेकिन तरीका दूसरा है, तरीके में बहुत डिफरेंस है, जब डिटेल में पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो डरकीम ये बोलता है इकोनॉमिक्स इज द सेकेंडरी रीजन, डिपेंडेंस इज द फर्स्ट रीजन। जब वो आया था तब कैपिटलिज्म वगैरह इतना आया नहीं था कि खरीदो माल तभी हम आपसे बात करेंगे, ठीक है, कुछ ऑर्डर करो तभी हम बात करेंगे। प्राइमरीली इट वाज डिपेंडेंस। तो जैसे दूध वाला, जो अनाज वाला है, उस पर डिपेंडेंट है ग्रेन के लिए,
अनाज वाला दूध वाले पे डिपेंडेंट है दूध के लिए, जो सर्विस दे रहा है फाइनेंशियल सर्विस वगैरह, उसको दोनों की जरूरत है। और उन दोनों को फाइनेंसियर की जरूरत है, क्योंकि ये फाइनेंस नहीं देगा तो गाय की हेल्थ वगैरह का कैसे ख्याल रखेंगे, चारा वगैरह कैसे देखेंगे, वो फर्टिलाइजर पे सीड कैसे खरीद के लाएंगे। तो उन सबकी डिपेंडेंस है आपस में। दिस डिपेंडेंस इज कीपिंग एवरीवन टुगेदर, दिस इज कॉल्ड सॉलिडेरिटी। तो वो सबको जोड़ के रखी है ना, तो सोसाइटी मेंटेन है। ठीक है, तो ये 6 थिंकर्स किसी ना किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं कि ये बिहेवियर कैसे चलता है, दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड एज द 4 थिंकर्स ऑफ सोशियोलॉजी। और इनकी थ्योरी को हमको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमारा 4th टॉपिक हुआ। फिर ये हमारा पेपर 1 कंप्लीट हुआ। पेपर 1 में हम सोसाइटी के जितने भी डायमेंशंस हैं उनको सोशियोलॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। पर्पस, एम टू अंडरस्टैंड। व्हाट इज द एम टू अंडरस्टैंड? हर टॉपिक में पर्टिकुलर एम क्या है सोशियोलॉजी का समझने का? है क्यों नहीं? है कैसे? कैसे लोग जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं? व्हाट इज दैट थिंग दैट इज कीपिंग एवरीवन बाइंडेड? हाउ पॉलिटिक्स इज कीपिंग बाइंडेड? हाँ, दिस सिंगल वर्ड जो होता है, अभी सोशियोलॉजी पढ़ाई नहीं ना टेक्निकली, वो वर्ड बोल नहीं सकता, अभी किसी को समझ में नहीं आएगा। बट इंटीग्रेशन इज द वर्ड विच इज यूज्ड। हाउ इज सोसाइटी इंटीग्रेटेड, हर टॉपिक का कोई यही समझना। पॉलिटिक्स कैसे इंटीग्रेट करके रखती है, इकोनॉमिक्स कैसे इंटीग्रेट करके रखती है। ठीक है, सो इनइक्वालिटी भी इंटीग्रेट करके रखती है। जैसे इनइक्वालिटी रेसू में, आपको क्या लगता है सारे पहुंच गए? ये वाली रोड है ना सामने वाली, से थोड़ा नहीं, ये नहीं, इसके आगे वाला जो स्क्वायर है ना वो घोड़े वाला आता है। अगर आप इस साइड कभी गए हैं तो उधर से आप उस साइड जाओगे ना, तो LIG क्वार्टर आते हैं, लो इनकम ग्रुप वाले, है ना? तो LIG क्वार्टर क्यों बनाया गया? आपको क्या लगता है इतनी बड़ी ब्यूटीफुल से एरिया में वो बिल्डिंग क्यों बनाई? सब्जी कौन बेचेगा? अमीर लोगों को सब्जियों की जरूरत पड़ेगी, कौन देगा? घर पे काम कराने के लिए भाइयां कहाँ से आएंगी? ठीक है, रोड साफ कौन करेगा? उतनी दूर से 10,000 के लिए कोई यहाँ तो आएगा नहीं। वो वहीं के वहीं साफ कर लेगा तो 8,000 कमा लेगा। दौड़ने की जरूरत क्या है? तो किसी ना किसी को तो बाजू में ही रखना पड़ेगा जो हमारे दौड़ दौड़ के सारे काम कर दे। इसलिए हर पॉश एरिया में, दैट इज द रीजन व्हाई मुंबई हैज स्लम्स बिहाइंड द टॉलेस्ट ऑफ द बिल्डिंग। नहीं होगी तो लोग कहाँ रहेंगे जो जिनको जिनसे काम करवाया जा सके। दरकीन के हिसाब से डिपेंडेंस है। गरीब आदमी डिपेंडेंट है कि ये पैसे देगा तो मेरा घर चलेगा। अमीर आदमी डिपेंडेंट है कि हम ये काम कर नहीं सकते तो ये हमको करके देगा। दोनों की डिपेंडेंस है। पैसे तो बहुत है उनके पास, लेकिन वो डिपेंडेंस है जो उनको दूर नहीं जाने देती उससे, भले कितना अच्छा एरिया बना। समझो, तो ये समझने की कोशिश करते हैं। तो सबका पर्पस यही है टॉपिक का समझने का कि सोसाइटी इस तरीके से, ये तरीका जो है, ये तरीका जो है, ये तरीका जो है, इससे इंटीग्रेटेड कैसे है। व्हाट इज दैट थिंग इन दिस पर्टिकुलर डोमेन विच इज कीपिंग द सोसाइटी इंटीग्रेटेड। ठीक है, समझ गए? तो ये फर्स्ट पेपर पूरा इसको समझने का काम कराता है। फिर पेपर 2 आता है इंडियन सोसाइटी को समझने का। अब हम ये समझते हैं कि इंडियन सोसाइटी कैसे इंटीग्रेटेड थी और कैसे इंटीग्रेटेड बनी हुई है। तो इसमें सबसे पहले आता है इंडियन सोसाइटी को समझने का काम। तो जो काम ये 6 थिंकर्स ने पेपर 1 में किया था, ग्रांड लेवल पे दुनिया की सारी सोसाइटीज को समझने के लिए, ये शुरू के जो 3 थिंकर्स दिए हुए हैं, GS घूरिये, MN श्रीनिवास और AR देसाई, ये इंडिया के कंटेक्स में वही काम करते हैं। ये इंडियन सोसाइटी को समझने में हेल्प करता है कि इंडिया की सोसाइटी क्या है और कैसे काम करती है। ठीक है, उसके बाद आता है थोड़ी सी हिस्ट्री है। अब यहाँ पे यहाँ पे लेट्स ऑल्सो डिस्कस ओवरलैप विद द GS पेपर। कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं आपके, वो आंसर कर दिए, कर देते हैं।
ठीक है सर, अच्छा लग रहा है सुनने में, बड़ा अच्छी कहानी सुनाई आपने 1 घंटे। लेकिन इसका जिंदगी में क्या करेंगे, तो वैसे भी बुढ़ापे तक सीख के जाएंगे कौन कैसे कैसे बिहेव करता है। ठीक है, काम की बात बताओ जिसके लिए आए हैं। आइडियाज कैसे बनाओगे उसके लिए, ठीक है, इसका यूज करके। तो सोशियोलॉजी जो है, मेन तो 3 चीजें समझनी होती है कि ओवरलैप कितना है जो आपको हेल्प करेगा जीएस के साथ। ठीक है, बुक्स क्या है इसकी, ठीक है, कोई बुक है इसकी कि नहीं है, इसमें इसका स्कोरिंग पोटेंशियल क्या है, सोशियोलॉजी लेते हैं तो। सबसे पहले ओवरलैप की बात करते हैं, तो जब आप पेपर 2 देखोगे तो पेपर 2 में फर्स्ट टॉपिक इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी का सेकंड पार्ट, इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन इंडियन सोसाइटी। ये मॉडर्न हिस्ट्री आ गया, जिसमें आपने मॉडर्न हिस्ट्री जो पढ़ी थी, वो मॉडर्न हिस्ट्री को एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से देखने में आपको हेल्प मिलेगी कि ब्रिटिशर्स का इंडियन सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट था। ये आंसर्स आपको सोशियोलॉजी में तो हेल्प करेंगी, टॉपिक तो हो गई। वहां पे मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड पेपर 1 में और पेपर 4 में जो क्वेश्चन आते हैं वो हेल्प आउट करेंगे वहां पे आंसर में। ठीक है, देन उसके बाद आता है सोशल स्ट्रक्चर। तो सोशल स्ट्रक्चर में आपको पूरा मेनली विलेज इंडिया या रूरल इंडिया पढ़ना है मेनली। तो इसमें टॉपिक क्या क्या है वो देख लीजिए पहले। इसमें आपको रूरल और एग्रीरियन सोशल स्ट्रक्चर पढ़ना है कि विलेज की सोसाइटी कैसी होती है, मेनली किन सिस्टम पे बनी हुई है। देन उसके बाद आपको कास्ट सिस्टम पढ़ना है। कास्ट सिस्टम के बाद आपको ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में पढ़ना है कि इंडिया में ट्राइबल कम्युनिटीज के साथ क्या इशू है, कौन कौन सी ट्राइब्स है, वो सारी चीजें। देन उसके बाद आपको सोशल क्लासेस पढ़ना है, इंडिया में सोशल क्लासेस कौन कौन सी है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस कितने टाइप के लोग इंडिया में रहते हैं। ठीक है, देन उसके बाद पीछे आप आओगे तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ किनशिप इन इंडिया है। वो जो अब यहाँ से टॉपिक ओवरलैप पेपर 1 के साथ होना शुरू होंगे। तो किनशिप वाला टॉपिक वहां पे हमने कंसेप्ट समझा था, इंडिया में कितने टाइप के फैमिलियल रिलेशंस होते हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ना है, फैक्चुअल वाला पोर्शन है। देन उसके बाद आता है रिलीजन एंड सोसाइटी। तो वहां पे आपने पढ़ा था कि रिलीजन सोसाइटी को कैसे बाइंड करके रखता है। यहाँ पे आपको पढ़ना है कि रिलीजन इंडियन सोसाइटी में क्या रोल प्ले करता है। तो ये 2 टॉपिक हो गया। सेकंड टॉपिक में जैसे आप पीछे की तरफ आओगे तो रूरल एंड एग्रीरियन सोशल स्ट्रक्चर जो है, ये आपको जीएस पेपर 3 का इकोनॉमिक्स वाला जो सेक्शन है एग्रीकल्चर वाला, वहां पे हेल्प करेगा। देन उसके बाद कास्ट सिस्टम जो है, ये आपको GS2 गवर्नेंस वाले जो पोर्शन आता है, वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, SC ST वगैरह, वहां पे हेल्प आउट करेगा। और GS4 के आंसर्स लिखने में हेल्प करेगा, कास्ट सिस्टम का इंडिया पे क्या रोल है, विलेजेस में क्या रोल है सोसाइटी में, उससे रिलेटेड आंसर प्रॉपर लिखने में। देन ट्राइबल्स भी GS पेपर 2 के अंदर में आते हैं, वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के अंदर में STs। तो वहां पे ट्राइबल्स के आंसर रिलेटेड आंसर आपको पूरे वहां पे लिखते बनेंगे, हर साल एक क्वेश्चन नॉर्मली आता ही है GS में। देन उसके बाद सोशल क्लासेस एक ब्रॉड टॉपिक है जिसमें आपको GS1, GS2 और GS4 ये तीनों के आंसर लिखने में हेल्प मिलेगी। एंड नॉट टू मेंशन, मैं आपको जितने भी टॉपिक बोल रहा हूँ ये सारे टॉपिक आपको ऐसे में हेल्प करेंगे ही करेंगे, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली हेल्प करेंगे ऐसे के पेपर में, क्योंकि कहीं ना कहीं घूम फिर के इन सबका रोल आता है वहां पे लिखने के लिए ऐसे में, जब आप इंडिया के बारे में लिखते हो। ठीक है, फिर उसके बाद पीछे अगर आप आओगे तो पीछे सिस्टम ऑफ किनशिप में आपको ये जितने भी GS1 में नए नए टाइप के क्वेश्चन आने लगे हैं कि फैमिली का चिल्ड्रन की लाइफ में क्या रोल होता है, ठीक है, फैमिली कैसे सोसाइटी को यूनाइटेड रखती है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से ही बन जाते हैं, उसके लिए आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। GS1 में इंडियन सोसाइटी का एक पूरा सेक्शन है अपने आप में टॉपिक का, अगर आपने सिलेबस देखा हो तो वो टॉपिक आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सोशियोलॉजी पढ़ने के बाद आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे, बिना पढ़े भी आप जाओगे मेंस का पेपर देना GS1 के, तो इंडियन सोसाइटी के हर साल 4 से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं, वो बिना पढ़े भी जाओगे तो भी आप अच्छे से आंसर लिख के आओगे। ठीक है, तो वो 4 से 5 क्वेश्चन वहां होंगे। फिर उसके बाद रिलीजन इन सोसाइटी आता है, तो इसमें रिलीजियस कम्युनिटीज से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है, तो देर विल बी एटलीस्ट, अगर 40 GS के 80 GS के क्वेश्चन आते हैं चारों पेपर के मिला के, तो उसमें से आप मान के चलो कम से कम 20 क्वेश्चन है जहां पे आपको रिलीजन से रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में रिलीजन ही चलता है ना सबसे बड़े लेवल पे कास्ट के बाद। तो वहां पे आप सोशियोलॉजी डेफिनेटली वहां पे यूज आती है, आप कुछ ना कुछ यूज कर ही लेते हो उन आंसरों में। ठीक है, फिर आता है थर्ड पोर्शन। तो पेपर 2 जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड था। पार्ट 1 जो था इंडियन सोसाइटी को समझने पे था। पार्ट 2 विलेज स्ट्रक्चर या रूरल सोसाइटी के स्ट्रक्चर को समझने पे था, और रिलीजन किनशिप इन इंडिया कैसे काम करती है वो समझने पे था।
तीसरा पार्ट आता है सोशल चेंजेस इन इंडिया। इंडिया में सोशल चेंजेस क्या हुए हैं अभी तक और क्या क्या हो रहे हैं। तो ये डायरेक्टली आपको बहुत सारा काम आएगा। इसका नियरली पूरा पार्ट आपको जीएस में काम आएगा। सबसे पहले विजन्स ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया में, ये ऐसे में और एथिक्स में सबसे ज्यादा काम आता है, जिसमें इंडिया ने अभी तक क्या क्या डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी ली है उस चीजों पे उसने डिस्कस किया है। कॉन्स्टिट्यूशन का और लॉ का सोसाइटी में क्या रोल होता है और एजुकेशन का क्या रोल होता है। फिर उसके बाद रूरल एंड एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, इसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन, इंडियन एग्रीकल्चर में पिछले 50-60 साल में क्या क्या चेंजेस आए हैं, उनसे रिलेटेड क्या क्या स्कीम्स गवर्नमेंट ने चलाई है, ये पूरा पोर्शन यहाँ पे आता है। और आपको याद हो तो GS3 में हमने एग्रीकल्चर पढ़ा था, इकोनॉमिक्स जब मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये पूरा पोर्शन यहाँ पे कवर हो जाता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन और लैंड रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग। जो हमने नहीं पढ़ा था, जो एग्रीकल्चर के बाद आता है GS3 में, वो पूरा टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाता है। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया, ये GS1 का टॉपिक है। अगर आपने GS1 का सिलेबस देखा हो तो इसमें अर्बनाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन नाम का एक टॉपिक है, तो वो पूरा टॉपिक यहाँ पे कवर होता है। देन उसके बाद आता है, इसमें लास्ट वाले जो दो टॉपिक हैं ये पॉवर्टी से रिलेटेड भी हैं, स्लम्स एंड डेप्रिवेशन इन अर्बन एरियाज एंड इनफॉर्मल सेक्टर। ये दोनों पॉवर्टी के रिलेशन में भी आपको पढ़ना होता है। तो ये GS2 का जो पॉवर्टी वाला टॉपिक है वो उसको कवर करता है। देन उसके बाद पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, इसमें पॉलिटी का पोर्शन आ जाएगा GS2 का। तो इसमें नेशन डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप, पॉलिटिकल पार्टीज, रीजनलिज्म। रीजनलिज्म मतलब जैसे गुजराती कल्चर है, मराठी कल्चर है, इनकी फाइट चलती है, तमिल्स फाइट करते हैं कि हमको इंडिया में नहीं रहना। ये सारी चीजें रीजनलिज्म में आ जाती है। और फिर सेक्युलराइजेशन। सेक्युलराइजेशन अलग चीज है, सेक्युलरिज्म अलग चीज है, दोनों में डिफरेंस रखिएगा। सेक्युलराइजेशन मतलब सोसाइटी में रिलीजन का इन्फ्लुएंस जैसे जैसे कम होता जाता है वैसे वैसे उसमें क्या चेंज आते हैं। इंडिया में रिलीजन का रोल कितना है, पहले कितनी इंपॉर्टेंस थी, अब कितनी इंपॉर्टेंस है, वो चीजें डिस्कस करते हैं। जैसे पहले आप कहीं भी जाते थे, स्कूल कॉलेज, डेली बेसिस पे, तो आप मंदिर होते हुए जाते थे, इट वॉज कंपलसरी। अब आज महीने में एक दिन संडे मिल गया तब चले जाते हो, जब फैमिली के साथ कहीं घूमने आना हो तब मंदिर जाते हो मेनली। तो वो टाइप की चीजें हैं, तो ये रिलीजन का रोल कम हो रहा है आपकी लाइफ में। देन उसके बाद सोशल मूवमेंट्स इन मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया में ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आ गई, ये वहाँ पे आपने ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री अगर पढ़ लिया है किसी ने तो आपने ये सारे मूवमेंट वहाँ पे पढ़े होंगे। पीजेंट फार्मर मूवमेंट, वुमेन मूवमेंट उतना नहीं पढ़ा होगा, बैकवर्ड क्लास दलित मूवमेंट ये भी उतना डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, एनवायरमेंटल मूवमेंट एंड इथनिसिटी एंड आइडेंटिटी मूवमेंट। अगर आपको याद हो GS3 में एक टॉपिक है एक्सट्रीमिज्म नाम से, डेवलपमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी एंड एक्सट्रीमिज्म। ये पूरा टॉपिक यहाँ पे कवर होता है, मतलब अप टू 40 to 50%। फिर इसके बाद जो कवर इसमें नहीं होता कि गवर्नमेंट ने क्या इसके लिए किया है, कौन से एजेंसीज बनाई है, वो सारी चीजें आपको वहां पढ़ना है। तो 50% वो अप टू यहाँ पे कवर हो जाता है। फिर उसके बाद पॉपुलेशन डायनेमिक्स, तो इसमें पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन, बर्थ डेथ माइग्रेशन, उन सारी चीजों से रिलेटेड चीजें हैं, थोड़ा सा टेक्निकल है। देन उसके बाद चैलेंजेस ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसमें इंडिया में क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं सोसाइटल लेवल पे, जैसे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज, कास्ट की कन्फ्लिक्ट। ये सारी चीजें आपको पढ़ना है, जो अगेन आपको GS1, 3 और 4 में आपको हेल्प करेगी और ऐसे में तो करेगी। ठीक है, तो इसका 60% सिलेबस GS से डायरेक्टली ओवरलैप करता है किसी ना किसी फॉर्म में, और 40% जो बचा है तो उसमें दो तीन टॉपिक टोटली अलग है, जैसे रिसर्च मेथड वगैरह, सोशोलॉजी साइंस वगैरह, वो टॉपिक बस टोटली अलग है, बाकी सारा सिलेबस जो है ओवरलैप करता है। अप टू 50 to 60% मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। इतना आपको डायरेक्टली हेल्प करने वाला है GS के सारे पेपर में, GS1 to 4 में सारे पेपर में हेल्प करने वाला है। बुक्स की अगर बात करूं तो सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी कोई भी डेफिनेट बुक नहीं है, जिसमें आपको सारे पूरे पेपर 1 और पेपर 2 के टॉपिक मिल जाएंगे। पेपर 1 की कुछ यूनिवर्सिटी लेवल की बुक्स आती हैं, दे आर फाइन अगर आप रीडिंग करना चाहते हैं तो, लेकिन वो टेक्निकली अंडरस्टैंडेबल नहीं होती एक बार में खुद से रीडिंग, और उसमें बहुत सिलेक्टिव पढ़ना होता है। पेपर 1 के लिए बोल रहा हूँ, पेपर 2 के लिए तो कोई सिस्टमेटिक और नई बुक है ही नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, कास्ट, मॉडर्न हिस्ट्री सबके पार्ट है ना, तो ये सारे सब्जेक्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, सारे सब्जेक्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो देयर इज नो सिंगल बुक। एंड द अनदर थिंग व्हिच यू नीड टू रिमेंबर इज इट इज नॉट जस्ट अ कलेक्शन ऑफ GS टॉपिक्स। हर टॉपिक के बाद सोशियोलॉजी का एक आंसर कैसे बनता है, सोशियोलॉजी में आपको GS पता होना चाहिए। उस GS के बाद अभी इसको एनालिसिस भी तो करना है ना, ये चीज क्यों हुई, तो वह एनालिसिस कुछ स्कॉलर्स देते हैं। इन स्कॉलर्स ने उस टॉपिक पे स्टडी किया है,
जैसे इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, तो वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ सोसाइटली, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कई सारे स्कॉलर्स आए, जिसमें से कुछ ने बोला हाँ वो सही हुआ, कुछ ने बोला वो सही नहीं हुआ। सोशियोलॉजी का आंसर है वो जीएस तक लिमिटेड नहीं रहता। उसके बाद आपको कुछ स्कॉलर्स लिखने होते हैं, एंड स्कॉलर्स लिखने के बाद उसमें कुछ एंड में आपको कुछ रिपोर्ट्स या डाटा का यूज करना होता है अपनी बातों को सब्सटेंशिएट करना। दैट इज व्हाट मेक्स अ सोशियोलॉजिकल आंसर। ये तीन चीजों को मिला के, और करंट अफेयर फिर आपको ऐड करनी है अपनी तरफ से, तो ये सोशियोलॉजी का आंसर बनाता है। और हमारा फोकस इस पे तो रहती ही है, लेकिन इससे ज्यादा इस पे रहता है व्हेन वी स्टडी सोशियोलॉजी। जब मैं आपको सोशियोलॉजी पढ़ाऊंगा तो टॉपिक में आपको ऊपर ऊपर से पढ़ाऊंगा। ऊपर ऊपर से मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन मैं आपको ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में पढ़ा चुका। अब उसको डिटेल में पढ़ने की क्या सेंस है? सीड वगैरह तो पढ़ने नहीं आया ना यहाँ पे, सोशियोलॉजी पढ़ना है। उन स्कॉलर्स ने क्या बोला है, उनकी बात क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन को लेके, वो ग्रीन रेवोल्यूशन को कितना सही मानते हैं या नहीं, वो डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे। और वही आपको सोशियोलॉजी के आंसर में लिखना है। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू गेट यू मार्क्स, नॉट द जीएस। ठीक है। और फिर उसके बाद रिपोर्ट डाटा आपको जीएस में ही मिलेगी। वो आपको अपने आंसर कंप्लीट करने के लिए डाटा से सब्सटेंशिएट करना है। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन में आपसे पूछो सही है या गलत है इंडिया के लिए जो हुआ था, तो आप क्या बोलोगे? कितने लोग बोलेंगे सही था? हाँ। रीजन, रीजन भी देना पड़ेगा ना। व्हाई डू यू कंसिडर इट राइट? अच्छा। आने से मतलब हमारी डिपेंडेंसी जो दूसरे कंट्रीज पे थी वो भी कम हुई। और और ने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स यूज करना शुरू किया था। इस वजह से मतलब एक तरह से जो हमारे बाहर के केमिकल फर्टिलाइजर्स थे उससे डिपेंडेंसी तो हम कम नहीं कह सकते, उल्टा था कि हम बहुत डिपेंडेंट हो गए थे, इतना फर्टिलाइजर्स हमारे पास थे नहीं। वो तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बोल रहे हैं हम। 30 years में तो अपना प्रोडक्शन बस बढ़ा है। efficient हो गया। तो हम लोगों ने हाथ उठाया, इन लोगों ने हाथ उठाया, उनके पास रीजन है कि भाई प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। बाकी पब्लिक ने हाथ नहीं उठाया तो गलत मान रहे होंगे, है ना? है ना खुशबू? गलत माना है ना? नोटा मान लिया क्या? कॉपी में लिख दिया क्या नोटा? नोटा वाले हाथ ऊपर करना। और ईमानदारी से हाथ ही उठा दो, कम से कम आंसर नहीं दे रहा हो तो। नोटा वाला कोई है जो गलत और सही कुछ भी नहीं मानता? मतलब बाकी गलत ही मानते हैं। हाँ, तो गलत क्यों मानते हैं? उत्कर्ष एक मिनट। हाँ, पीछे क्या नाम है आपका? सबसे लास्ट में हो। अंजलि सिंह। हाँ, क्यों गलत मानते हो? हम्म, ठीक है। आपका नाम क्या है? हाँ खुशी। नहीं, कृष्णा, ऋषि, आशका। अच्छा, आशका ने नोटा डाला है। अच्छा इंडिया के लिए वो तो प्रोडक्टिविटी। हाँ, नहीं पता। ऋषि, इनका वीट और राइस का ही ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा और फर्टिलाइजर्स का भी ज्यादा होता है इसके। नॉन डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स एंड एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, नेगेटिव। और थोड़ा सोचो, ब्रॉड करते माइंड। सोचो भी क्लास में बैठे हो ना, थोड़ा ब्रॉड हो जाओ आप। हाँ, और गाइडेंस नहीं दिया था कि कितना यूज करना है, जो ट्यूबवेल्स हो सकती थी फैसिलिटी पर भी दी थी, बिल्कुल ज्यादा पानी यूज कर लेते हैं और फर्टिलाइजर के एक्सट्रीम्स में कुछ लाइन्स और बिल्कुल। मेडिकल बेस पर चीज ये है कि लॉन्ग टर्म हमारी सॉइल की प्रोडक्टिविटी भी कम हुई लॉन्ग टर्म में। यार जो आपने आंसर दिया ना अभी तक, एक ने आंसर दिया था कि डिपेंडेंस कम होगी दूसरी कंट्री को। कि किस में पढ़ोगे? किस में पढ़ोगे? कौन से सब्जेक्ट में पढ़ोगे? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। अब पापा नहीं चाहिए पॉकेट में, आ रहा हूँ घर छोड़ के, एक नौकरी मिल गई है। सोवरेनिटी आई। हाँ, एक सोवरेनिटी आई। सोवरेनिटी आई।
क्वेश्चन में पढ़ेंगे क्या, पढ़ेंगे क्या, मतलब पढ़ेंगे ऊपर ऊपर से, लेकिन सोशियोलॉजिकल एनालिसिस नहीं है। ये तो पॉलिटिकल साइंस का मेन टॉपिक है। और क्या रीजन था प्रोडक्टिविटी बढ़ी, कौन से सब्जेक्ट में पढ़े, इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी भी इकोनॉमिक्स, और क्या था, हेल्थ, हेल्थ का में पढ़ोगे, मेडिसिन, है ना। तो यह जो सोसाइटल चीज है, रीजनलिज्म पढ़ा। जो आंसर दिया था आपने, क्या नाम था, 40 स्टेट, नहीं आपका नाम समर्थ, समर्थ ने आंसर दिया था भाई 4 स्टेट में हुआ, जिन स्टेट में हुआ बाकी स्टेट को क्या लगने लगा, हमारे लिए तो कुछ किया ही नहीं। तो सेशनिज्म होता है। सोसाइटी क्या पढ़ती है, सोसाइटी को कैसे, सोशियोलॉजी क्या पढ़ती है, सोसाइटी को कैसे बाइंड करती है, ये तो तोड़ने लगा ना, नेगेटिव हो गया। और इससे भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबने पढ़ा है, मतलब जिन लोगों ने इको पढ़ा है एटलीस्ट उन्होंने तो पढ़ा ही है। इंडिया में मार्जिनल फार्मर्स कितने हैं, कितने हैं आशिका, मार्जिनल फार्मर्स, संस्कृति, ऋतिक, 70, थोड़ा कम हो गया, 90 to 92% फार्मर्स इन इंडिया, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स मतलब जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है। 2 हेक्टेयर से कम की जमीन मतलब का ये होता है कि उस बेचारे की जमीन पे जितना होता है उसका 2/3 प्रपोर्शन खाली उसके घर को खिलाने के लिए जाता है साल भर का। तो कमाएगा क्या, बेचेगा क्या, तो बेचेगा नहीं, कमाएगा नहीं, तो बच्चों को क्या कम पढ़ाई कराएगा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन कितने साल पहले हुआ था, 4 साल हो गए। 50 साल बाद भी 90% फार्मर्स अगर 2 टाइम के खाने की जिंदगी ढूंढ रहे हो, देन दे आर नॉट इकोनॉमिकली वेल ऑफ। तो सोसाइटी तो कुछ बड़ी नहीं ना। और इसीलिए 1980s में मूवमेंट हुआ था, भारत मूवमेंट, ठीक है, भारत न्यू भारत मूवमेंट, भारत वर्सेस इंडिया मूवमेंट। कि गाँव में जो लोग रहते हैं वो भारत हो गए, क्योंकि सारा बेनिफिट तो जो अर्बन कैपिटलिस्ट फार्मर्स हैं या जो रूरल लैंड ओनर्स हैं उनको ही मिला। उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन का यूज किया, टेक्नोलॉजी का, नई टेक्नोलॉजी का। जो किसान रहते थे, जिन जो जमीन पे जोतते थे उनको लेबर बनाया और उनको सैलरी दी, वो 100, 150, 100 रुपए पर डे दिहाड़ी। तो उसमें क्या ही दिन चलेगा, बस सस्टेन करेंगे। तो इनइक्वालिटी बढ़ गई एज अ सोसाइटी, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया। ये सोशियोलॉजिकल डिपेंडेंस के बाद मनी की शॉर्टेज अपनी कंट्री में थी और फूड की शॉर्टेज भी थी। तो शॉर्टेज को फुलफिल करने के लिए, लोगों की डिमांड पूरी करने के लिए तो ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया, जिससे फुलफिल हो उनकी need। तो सबसे जरूरी है उस टाइम के लिए वही होगा ना। फूड तो बेसिक नेसेसिटी, क्योंकि नीड तो एक्सेस कर सकता है, व्हाट अबाउट द पुअर, हम क्या कर रहे हैं दिनेश, पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं। हाँ, सोसाइटी पे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव इफेक्ट, हम खाली बोलना भूल गया ना पहला। बस याद रखिएगा, सोशियोलॉजी इज नॉट द सब्जेक्ट टू जज एनी डिसीजन और एनी एक्टिविटी। इट इज नेवर मेंट टू जज एनीथिंग कि वो सही था या गलत था। आपका डिस्कशन ये नहीं है कि ये सही था या गलत, हमारा डिस्कशन ये था कि इसकी सही चीज क्या थी और इसकी गलत चीज क्या। सोशियोलॉजी बस ये पढ़ता है, कोई कंक्लूजन नहीं देता, ओपिनियन फ्लो कर सकते हाँ, कि उसके बैकग्राउंड में सोसाइटल रीजन क्या है जिसके कारण इसको नेगेटिव माना जाए और उसको पॉजिटिव माना जाए। ओवरऑल डिसीजन सही है गलत है वो तो नीड के हिसाब से, जो देवेश ने बोला भाई खाने को नहीं था तो ऑप्शन क्या था, कुछ कर ही क्या सकते थे, तो वो तो करना ही था, इसमें कोई दो राय नहीं। वी आर जस्ट ट्राइंग टू एनालाइज व्हाट वेर द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इट एंड व्हाट वेर द पॉजिटिव एस्पेक्ट, दैट इज इट। कोई कंक्लूजन नहीं निकालना कभी जिंदगी में। एज अ सोशियोलॉजिस्ट यू नेवर कम टू अ कंक्लूजन, and even if as a researcher you come to a conclusion, you give the reasons why you consider this as a conclusion so that other can verify। ये पढ़ेंगे जब हम साइंटिफिक डिस्कशन, ठीक है। तो ये सोशियोलॉजी उसमें एनालाइज करता है। तो ये हमारा सिलेबस है। तो आपको ओवरलैप मैंने बताया, बुक्स कोई डेफिनेट बुक नहीं है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसके लिए प्राइमरी नॉलेज आपको जीएस का होना चाहिए। कल आया था मेरे पास एक स्टूडेंट, मैं नाम इसलिए नहीं बोल रहा था कि जेबीसी का वायलेशन मानते, एक स्टूडेंट आया था, he was a former sociology student of last batch of mine। तो
ही वॉज डिस्कसिंग विद मी, सर एक बात मेरे को याद आई, जब आप सोशियोलॉजी पढ़ाते थे अक्सर कभी मॉडर्न हिस्ट्री के किस्से उठा के लाते थे, कभी एथनिक हिस्ट्री उठा के लाते थे, कभी ज्योग्राफी के किस्से उठा के लाते थे, कभी पॉलिटी के किस्से उठा के लाते थे। तब समझ में नहीं आता था कि ये सोशियोलॉजी में क्यों बता रहे हो। मैं बोलता था कि आगे चल के जब तुम जीएस पढ़ लोगे, क्योंकि उस टाइम उन लोगों ने जीएस नहीं पढ़ा हुआ, तो मैं किससे उठा के लाता था, तो रिलेट सोशियोलॉजी में कंसेप्ट में करना पड़ता था, तभी आप सोशियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। तो उस कंटेक्स्ट में ही यूज्ड टू वंडर कि सर ये जीएस तो और इसका रिलेशन है। नाउ व्हेन ही हैज कंप्लीटेड फुल जीएस, नाउ देन ही रियलाइज, सर अब समझ में आया आप सोशियोलॉजी में वो सब्जेक्ट का किस्सा उठा के क्यों लाते थे सोसाइटी के फेनोमेनन को एक्सप्लेन करने। तो वन थिंग स्टे क्लियर, अगर आपने जीएस नहीं पढ़ा है, सिलेबस पूरा मतलब सारे टॉपिक कवर नहीं किए, सो जब हम सोशियोलॉजी पढ़ेंगे तो पॉसिबिलिटी नहीं, कंफर्मेशन है, यू विल कॉम्प्रिहेंड ओनली 60% ऑफ व्हाट आई एम टेलिंग। कॉम्प्रिहेंडिंग का मतलब अलग है, अंडरस्टैंडिंग का मतलब अलग है। बी क्लियर, मैंने कोई कंसेप्ट समझ आया, आपको समझ में आएगा, लेकिन उसका वास्ता क्या है उस सब्जेक्ट से, वो चीज, कुछ चीजें आगे चल के रियलाइज होती है ना, यार ऐसे तो सोचा ही नहीं था मैं, वो रियलाइजेशन आपको जीएस का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, जब पढ़ेंगे तो मैं आपको रेलिवेंस समझाता जाऊंगा कि ये जीएस का ये टॉपिक आपको काम आएगा इस टॉपिक में आगे चल के। इसका क्रक्स ये है, जब इसको जीएस में डिटेल में पढ़ो तो इसको रिकॉल जरूर कर लेना, ताकि तुम समझ जाओ कि इन दोनों का कनेक्शन क्या है। ठीक है, तो इसमें कोई डेफिनेट बुक नहीं है, तो सोशियोलॉजी की अप्रोच कैसे चलती है, इसमें अप्रोच ऐसे चलती है, इसमें टॉपिक बाई टॉपिक कुछ कुछ जगह के कुछ सोर्सेज होते हैं, जैसे इग्नू की बुक हो गई, कोई मटेरियल हो गया, कोई यूनिवर्सिटी का मटेरियल हो गया, किसी टॉपिक्स के लिए, हर टॉपिक के लिए स्पेसिफिकली कुछ कुछ अच्छे मॉड्यूल है, तो वो मैं आपको देता जाता हूँ। जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं, क्लास नोट में आपको लिखवाता जाता हूँ जो क्रक्स है उसके, और उसका मटेरियल जो रीडिंग मटेरियल है वो मैं आपको देता जाता हूँ। आई डू नॉट रन ऑन द फिलोसफी की ये जो नोट्स दिए हैं वो पढ़ लो और काम हो जाए। सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दिमाग में थोड़ा उतारना पड़ता है, चीजें दिमाग में तब उतरती है जब आप किसी चीज को थोड़ा सा, बहुत डिटेल वाला मॉड्यूल नहीं देता मैं, जिसको पढ़ने में आपको 4 जन्म निकल जाए। ठीक है, ऐसे ही मॉड्यूल दूंगा जो 2 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाता है, और एक रीडिंग बस करनी है। तो एक रीडिंग करने के बाद जब आप नोट्स पढ़ोगे तो आपको कॉम्प्रिहेंडिबिलिटी आ जाएगी कि इसने एक्चुअली बोलना क्या चाहता है, और वो दिमाग में बैठ जाएगा। जब आप आंसर राइटिंग करोगे ना, तो आप लिखोगे नोट्स, लेकिन वो नोट्स क्यों, कौन सा पॉइंट कब कैसे कहाँ लिखना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको आएगी वो रीडिंग करके, मेरे समझाने के बाद। ठीक है, तो ये सोर्सेज में आपको बताता जाऊंगा और नोट्स में आपको लिखवाता जाऊंगा। उसके बाद ऑल यू नीड टू डू इज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, दैट्स इट। सोशियोलॉजी बियॉन्ड अ पॉइंट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से ही चलती है। तो अगर आपने बेसिक रीडिंग मटेरियल पढ़ा है, सारे कंसेप्ट समझ लिए हैं, तो आप ये मान के चलिए आप 220 से 230 का स्कोरिंग पोटेंशियल पे आ गए, प्रोवाइडेड आपने सारे कंसेप्ट प्रॉपरली समझ लिए और आपने सारे टॉपिक सिलेबस के कवर कर लिए। 230 से 290, 300, 320 पे पहुंचने के लिए सिर्फ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, नथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड कैन टेक यू फ्रॉम 230 टू 300 इन यूपीएससी ऑप्शनल एंड एक्सेप्ट आंसर राइटिंग। लेकिन पहले 220 पे पहुंचना है, कि मुझे पता है पहले महीने के एंड पे 50% पब्लिक मेरे पास आएगी और बोलेगी सर मुझे आंसर नहीं, जैसे आज ही क्लियर था वो ऐसे ही कॉन्फिडेंस के साथ आती है। और फिर मुझे बोलना पड़ता है सांस ले ले, थोड़ा रुक जा, पहले 220 पे पहुंच जा, वो सीधे 100 से 290 पे कैसे जाना है उस अप्रोच पे आ जाते हैं। सर आज ही करा दो ना, 300 भी नहीं कर पा रहे, 310 इतनी मेहनत करने के बाद 10,000 करोड़ खर्च करने के बाद। हाँ, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में हम टेक सम टाइम, बस रीच टू द स्कोर लेवल ऑफ 230, 220, 230, जैसे अंजलि के साथ हुआ था, he was stuck on 230 to 40. ठीक है, and then she came to me and then she discussed with me and then I reviewed her copy, 3-4 copies and I told her बस ये सुधार लो, she reached good। तो पहले 220 पे पहुंचा, she was at the level of 20-30, then she came to me। मैंने देख लिया था उसकी कॉपी में क्या है कितना है कैसा है क्या लिखा है। ठीक है, ये चीज, तो बुक्स कोई डेफिनेट नहीं है। एक बुक आती है मार्केट में, बहुत नाम चलता भी है, नितिन सिंघानिया की एसेंशियल्स ऑफ सोशियोलॉजी, लेकिन वो बुक कोई काम की नहीं है। आप उसको रीड करोगे तो इट विल, आपको ट्राई करना हो बिल्कुल वेलकम है, ऑनलाइन पीडीएफ भी अवेलेबल है डाउनलोड करने के लिए।
400-500 पेज की किताब है, उसमें जीएस भरा हुआ है, सोशियोलॉजी बहुत कम है। उसका इंडेक्स जरूर काम का है, पीछे के साइड में अपेंडिक्स लगा हुआ है जिसमें सोशियोलॉजी के कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। सोशियोलॉजी के आंसर में कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सोशियोलॉजिकल लैंग्वेज में आपको आंसर लिखना है, तो सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल एक्शन, सोशल इंटरेक्शंस, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, ठीक है, एक्शन थ्योरी, जो वर्ड्स होते हैं ना जो सोशियोलॉजी, अगर आप वो वर्ड्स यूज नहीं कर रहे देन यू आर नॉट कंसिडर्ड अ प्रॉपर सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो वो अपेंडिक्स काम का है उसको, बस। फिर उसके बाद आता है स्कोरिंग। स्कोरिंग पोटेंशियल ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। यू कैन डिपेंड्स ऑन द मार्किंग स्कीम ऑफ एवरीवेयर, कभी स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है, कभी थोड़ी लीनियर भी होती है, बट इफ यू आर एन एवरेज और अबव एवरेज आप 270 से 330 340 तक रीच कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने कोई स्कोर देखा नहीं अभी तक परफेक्ट कॉपी। ठीक है, तो ये मार्किंग पोटेंशियल इतना सफिशिएंट भी होता है सोशियोलॉजी में, क्योंकि पहले जीएस में भी हेल्प करता है, तो आपके जीएस के भी स्कोर काफी इंप्रूव हो जाता है। ये दोनों मिला के कपल होके एक अच्छा कॉम्बो बना करते हैं। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन एंड आंसर ले लेते हैं। मेरी तरफ से इतनी है। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, सोशियोलॉजी क्या होती है बता दिया, क्या रेलिवेंस है, कैसे पढ़ेंगे। पढ़ने का सिस्टम ये रहेगा कि मैं 50 प्रोपोर्शन पे चलूंगा। 50% ऑफ द टाइम विल गो इन एक्सप्लेनेशन, 50% ऑफ द टाइम is going to be getting the dictating and written notes, class notes. तो डिक्टेशन में 50% टाइम जाएगा। 4 मंथ अराउंड सिलेबस चलेगा। फर्स्ट 2 मंथ पेपर 1 का सिलेबस खत्म करेंगे, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट 2 मंथ में हमारा अराउंड पेपर 2 का सिलेबस। तो अराउंड 4 मंथ में ये पूरा सिलेबस आपका बाय नवंबर, अक्टूबर एंड और नवंबर स्टार्ट आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बीच बीच में टेस्ट चलेंगे, एक एक टॉपिक जैसे खत्म होता जाएगा। जैसे एक ब्लॉक खत्म हुआ, फर्स्ट ब्लॉक इसमें जैसे दिया हुआ है सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन, तो ये ब्लॉक पूरा खत्म होगा तो आपका एक टेस्ट। ठीक है, तो ऐसे हर ब्लॉक के बाद आपका एक एक टेस्ट होता जाएगा 5 क्वेश्चंस का, ताकि आपको वो टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाए। तो उसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, लेकिन इट विल बी ओनली फॉर द पर्पस कि आप धीरे धीरे लिखना सीख जाओ, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ जजिंग यू कि आप अच्छा लिख रहे हो कि खराब लिख रहे हो। आप मेरे पास आओगे पूछने फर्स्ट टॉपिक सेकंड टॉपिक के टेस्ट के बाद, सर मैंने क्या अच्छा लिखा है कि नहीं, तो भगा दूंगा इन द सेंस, ऐसा वाला नहीं भगा दूंगा, बता दूंगा आपकी मिस्टेक, लेकिन मुझे पता है यू आर नॉट गोइंग टू राइट एट द लेवल आई वांट टू। तो उस कंटेक्स्ट में आप नहीं लिख सकते। मुझे खाली आपको वर्ड्स यूज कराना है, स्कॉलर्स यूज कराना, वो सारी चीजें सिखाना है। तो वो आप तभी सीख पाओगे जब आपका पेपर 2 का हाफ सिलेबस एटलीस्ट खत्म हो जाए। आंसर राइटिंग कैन ओनली बी डन प्रॉपर्ली व्हेन योर 70% सिलेबस इज कंप्लीटेड। क्योंकि फिर आप फर्स्ट टॉपिक का टेस्ट लूंगा ना, फिर आप मुझसे बोलोगे सर इसमें क्या क्या मिसिंग है, मैं आपसे बोलूंगा बाकी पूरे सिलेबस के जितने स्कॉलर्स है ना उसमें से कोई भी नहीं, तो आप मुझसे बोलोगे सर आपने पढ़ा ही नहीं। मैं बोलूंगा तभी तो बोला था मैंने 10वें टेस्ट के बाद आना। समझ गए मेरी कहानी? ये ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम चलेगा। अब पूछ लो आपके क्वेश्चन। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन? सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या ये ऑप्शनल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? दूसरे भी है सर लिस्ट में और टारगेट में। तो ऐसा है, यूपीएससी 3 ऑप्शनल देने का तो ऑप्शन नहीं देती कि तुम जीएस के मत 2 ऑप्शनल पेपर दे दो, हम ज्यादा ज्ञानी मानेंगे। ठीक है, दूसरा कंफ्यूजन सर कौन सा ऑप्शनल ज्यादा अच्छा रहेगा? कोई ऑप्शनल ज्यादा अच्छा नहीं होता है, खराब नहीं होता। आपकी कैपेसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग रीडिंग एंड इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। एंथ्रोपोलॉजी लेंदी है, सेमी साइंस है, इसमें कुछ पोर्शन साइंस का है। अगर आप साइंस से कंफर्टेबल हो, पर्टिकुलरली बायोलॉजी, तो एंथ्रोपोलॉजी इज गुड ऑप्शन फॉर यू। अगर आप नहीं हो बायो से कंफर्टेबल, सोशियोलॉजी से गुड ऑप्शन। ठीक है सर, कवरेज ड्यूरेशन सबकी सेम। ज्योग्राफी भी 6 महीने मांगी थी आपसे, विषय भी 6 महीने मांगी थी आपसे, और ये भी आपसे 6 महीने मांगी। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हर कोई कंप्लीशन के लिए 5 से 6 महीने मांगेगा। सर स्कोरिंग पोटेंशियल सबका सेम है। ज्योग्राफी का थोड़ा सा कम मानता हूँ मैं, क्योंकि ज्योग्राफी में एग्जामिनर के मूड पर बहुत डिपेंड करता है कि मार्क्स कैसे आएंगे उस साल। सोशियो में ऐसा नहीं हो पाता ज्यादा, एक लिमिट के लिए। तो सोशियो, पॉलिटिकल साइंस इन दोनों में अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट आप इसको मिनिमम बेसिक आप कर सकते हो 250 260। ठीक है, ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग दोनों ही बराबर है। पॉलिटिकल साइंस भी उतनी है,
ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग में। ज्योग्राफी थोड़ा सा टेक्निकल है, आपने पढ़ी ऑलरेडी तो आपको बताओ। थोड़ा सा इनिशियल में आपसे लेबर ज्यादा मांगता है कि आप डायग्राम ज्यादा से ज्यादा बनाओ, क्योंकि आपको एग्जाम में बनाना पड़ेंगे और उसी के नंबर मिलेंगे। यहाँ पे डायग्राम बनाने पड़ते हैं लेकिन वो टाइप के नहीं, फ्लो चार्ट वगैरह लिखने वाले जो डायग्राम होते हैं वो ज्यादा मायने नहीं होता, वो तो इजिली अचीवेबल होता है। ठीक है, बस इन्हीं बेसिस पे अल्टीमेटली फिर जब आपको नहीं समझ में आए 2 महीने 3 महीने गुजार दो समझने में, मैक्सिमम आप 2 महीने ले सकते। उसके बाद भी नहीं समझ में आए कोई ऑप्शन नहीं है, जाके मंदिर के सामने नारियल छोड़ो और फिर उसके बाद भगवान से बोलो ये वाला ले रहा हूँ, आंख बंद करके हाथ रखा था ये वाली पर्ची निकली है, अब समझ जाना और फिर लग जाना। इसके बियॉन्ड और कोई कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, और कुछ? देखिए स्कॉलर का डोमेन ज्यादा है, मतलब कुछ लोग ऐसे में हर टॉपिक में कुछ लिमिटेड स्कॉलर्स हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताया पूरे सिलेबस में, हर टॉपिक में कुछ बेसिक मिनिमम 5 से 6 स्कॉलर्स, वो हम पढ़ते टाइम डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि आंसर में स्कॉलर पर मिलता है कि कोट करना पड़ता है तो ही आंसर मिलेंगे, वरना आंसर भी बोला ना मैंने, सोशियोलॉजिकल आंसर 3 चीजों से बनता है। अगर आपने एक भी मिसिंग है तो आपको अच्छे नंबर नहीं मिले, उसमें सबसे चीप कंपोनेंट यही है। देखो आप जीएस का ही पेपर दे रहे हो, फर्क क्या रह गया जीएस वन और सोशियोलॉजी, यही वाला कंपोनेंट है। हर टॉपिक के कुछ फिक्स 5 से 6 स्कॉलर है। जैसे न्यूटन की कहानी फिलोसफी में नहीं मिलती ना आपको, और सोक्रेटिस की कहानी फिजिक्स में नहीं मिलती आपको, तो हर टॉपिक पे जिसने रिसर्च करी है उसके स्कॉलर के कुछ 4-5 नाम है, वो मैं पढ़ाते टाइम एक्सप्लेन कर देता हूँ। एटलीस्ट उनका मेंशन आपके आंसर में होना चाहिए, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो। और उसके बाहर के जो स्कॉलर आप ला सकते हो निकाल के दुनियादारी से, वो आपकी कैपेसिटी है। जैसे आज की सोशियोलॉजी तो 50 साल पहले, सारे टॉपिक 40 साल पहले लिखे गए, उनके स्कॉलर्स भी जो है उन्होंने 10-20 साल पहले रिसर्च करी, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन उसी टॉपिक पे आज किसी नए स्कॉलर ने रिसर्च करके कुछ नया रिजल्ट दिया, तो वो स्टडी आप उसको यूज कर सकते हो अपने आंसर में, और अगर आप यूज करोगे तो आपको ज्यादा अच्छा मिलेगा। समझ गए? ठीक है, ये कहा स्कॉलर्स पे कोई लिमिट नहीं है, तो आपकी कैपेसिटी पे है कि आप कितने स्कॉलर्स का नाम अपने आंसर में लिख सकते, जितने लिखोगे उतना अच्छा मार्क्स। और anyone else? नहीं? रहो फिर, घर जाके बैठ के सोचो, आंख बंद करके इस तरह रखो इस तरह रखो, ठीक है? फिर जो सही लगता है कोशिश करते हैं, कल से एक टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं, 10 टॉपिक स्टार्ट करते हैं, है ना? सो इफ यू आर रेडी फिर पढ़ना स्टार्ट। 2-3 क्लास बैठ के देख लीजिए, आपको सही लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो फिर इससे और ठीक है। Thank you.